भीतर 9 स्रोत प्रकार की वस्तुएं और एक अज्ञात गोलाकार 7 रंग का प्रकाश था। लियू जी अब अंततः अपनी सांस छोड़ सकते थे क्योंकि वे आयामी केंद्र के करीब थे। आखिरकार हम पकड़ में आ गए। यहाँ 9 स्रोत प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन फिर भी यह कहना उचित है कि कक्षा 5 आयामी दरार नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसने यह बात कही, लियू जी ने भी अपनी नजर गोलाकार 7 रंगों वाली रोशनी की ओर घुमाई। इसे देखने के बाद उन्होंने तुरंत कुछ अनिश्चितता के साथ कहा, 7 रंग? क्या यह कोई पवित्र स्रोत जीवन रूप नहीं हो सकता है? लियू जी द्वारा पवित्र स्रोत जीवन रूपों का जिक्र सुनने पर लिन युआन की आंखें गोलाकार 7 रंगों वाली रोशनी पर कसकर टिक गईं। लिन युआन ने पहले ही चंद्र महारानी और रक्तबीज की माता को एक से अधिक बार पवित्र स्रोत जीवन रूपों का उल्लेख करते हुए सुना था। हालांकि जब लियू जी ने उन्हें अब सामने लाया तो लिन युआन को इस गोलाकार 7 रंग की रोशनी के लिए कोई भय महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे केवल भय महसूस हुआ। पवित्र स्रोत जीवन रूप केवल वर्ग 5 आयामी दरारों में ही उत्पन्न हुए थे, तथा प्रत्येक वर्ग 5 आयामी दरार में केवल एक ऐसा जीवन रूप ही उत्पन्न हुआ था। अब यह वास्तव में एक विनाशकारी षड्यंत्र था कि एक पवित्र स्रोत जीवन रूप कक्षा 4 के आयामी केंद्र में प्रकट हुआ था, जो कक्षा 5 में विकसित होने वाला था। जब आयामी दरार वर्ग 4 से वर्ग 5 तक विकसित हुई तो एक अन्य पवित्र स्रोत जीवन रूप का गिरना निश्चित था। इस मामले में 2 पवित्र स्रोत जीवन रूपों की ऊर्जाओं के एक साथ एकत्रित होने पर कौन जानता था कि इंडिगो एज्योर सिटी के बाहर खुली यह जल विश्व आयामी दरार कितनी दूर तक विकसित होगी। जैसे ही वह अपने सीने पर लटके हुए बहते बादल के पेंडेंट में एक्सट्रीम टोकन को निकालने वाला था, लिन युआन को लगा कि उसने अपने जीनियस मास्क के माध्यम से एक धुंधला प्रेत देखा है। लिन युआन, मैं अनुपस्थित रहूंगा। लिन युआन ने तुरंत अपना सिर घुमाया और ध्यान से उस स्थान की ओर देखा जहां उसने कुछ देर पहले धुंधली आकृति देखी थी। हालांकि जब उन्होंने उस स्थान की दोबारा जांच की तो पाया कि वह आकृति गायब हो चुकी थी। एक बार जांच करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। लिन युआन ने सोचा कि वह गलत था। उसने गहरी सांस ली और अपना सारा ध्यान आयामी केंद्र पर केंद्रित कर दिया। किसी कारण से लियू जी, जो लिन युआन के बगल में खड़ी थी, को लगातार चारों तरफ से खतरे का एहसास हो रहा था। लियू जी इस भावना से बहुत परिचित थे। इससे पहले जब भी जंगल में अभ्यास करते समय उन्हें खतरे का सामना करना पड़ता था तो यही भावना उत्पन्न होती थी। संकट की यह भावना उस युद्ध संबंधी अंतर्ज्ञान के रूप में देखी जा सकती है जो उसने अनगिनत लड़ाइयों के बाद विकसित किया था। और अब लियू जी को आसन्न संकट की यह भावना और अधिक तीव्र होती हुई महसूस हुई। तभी उसे अचानक उस खुले स्थान का ख्याल आया जिसकी ओर लिन युआन ने अपना सिर घुमाकर देखा था, और उसे एहसास हुआ कि लिन युआन को भी संकट की वही अजीब सी अनुभूति हुई होगी। लियू जी ने भी अपना सिर घुमाकर उसी स्थान की ओर देखा। जैसे ही उसने यह एक नजर डाली, उसे लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। वह तुरंत जोर से चिल्लाया, लिन युआन, रक्षा! इसके तुरंत बाद लियू जी ने अपने पास खड़े 4 शील्ड लेडीबग्स को आदेश दिया कि वे लिन युआन को सामने से ढाल दें। लियू जी की नजर एक छायादार आकृति पर पड़ी जो अचानक खुले मैदान में प्रकट हुई थी, और यह आकृति एक बैंगनी ग्रे क्रिस्टल को सीधे उनकी ओर फेंक रही थी। लियू जी की तेज आवाज सुनकर लिन युआन ने अवचेतन रूप से स्रोत रेत को अपने पैरों के पास क्लोज गार्ड रेत से बड़ी मात्रा में पंखों को अलग करने का निर्देश दिया। ये पंख गोल्ड डे और नाइट स्पिरिट सिल्वर से बने थे। क्योंकि लिन युआन ने उनका रूप बदल दिया था, वे अब ग्रे के पंखों की तरह लग रहे थे। उसी समय, क्योंकि स्रोत रेत को पहले ही फंतासी दिवाली में पदोन्नत किया जा चुका था, लिन युआन ने इसमें दिन और रात की आत्मा चांदी का एक अतिरिक्त घन मीटर जोड़ दिया था। इसलिए जब पंखों से उसके 4 पंख बने तो वे पहले की तुलना में अधिक घने, अधिक फुर्तीले और अधिक सुंदर थे। उसी समय 4 शील्ड लेडीबग्स ने बैंगनी ग्रे क्रिस्टल पर प्रहार किया जो उनकी ओर उड़ रहा था। लेडीबग से टकराने के बाद क्रिस्टल फट गया और एक भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव बाहर की ओर फैल गया। स्थिति को देखते हुए लियू जी ने सहज रूप से अपनी कीट रानी को, जिसने अभी अभी अपना परी जैसा रूप प्राप्त किया था,
बिना किसी हिचकिचाहट के लिन युआन की ओर भेज दिया। लिन युआन के चारों पंख, जो लगभग 3 मीटर लंबे थे, पहले ही फैल चुके थे। लिन युआन ने भी सहज रूप से अपने 4 मायाई पंखों दिन और रात आत्मा चांदी के तहत लियू जी की रक्षा की। फिर लिन युआन ने आध्यात्मिक शक्ति को अपने पंखों में प्रवाहित किया। उनकी मूल स्याही का रंग, जो इतना गहरा था कि ऐसा प्रतीत होता था कि पंख प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं, एक पल में चमकदार सफेद में बदल गया। उस समय लियू जी का सामना लिन युआन से था। लिन युआन को गहरी सांस लेते देख लियू जी के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी जो उसके दिल की गहराइयों से आई थी। उन्होंने धीरे से कहा, लिन युआन, मैंने पहले ही तुम्हारे और वैन यू के साथ एक नियुक्ति की थी। दुर्भाग्य से 10 साल बाद मैं घास पर अनुपस्थित हो जाऊंगा। इससे पहले कि लिन युआन जवाब दे पाता, लियू जी पहले ही दृढ़ता से पीछे मुड़ चुका था। उसने पहले कीट रानी को प्यार से सहलाया और फिर उस पर जोर से चिल्लाया, उत्पादक रूप में बदलो, झुंड उन्माद के विशेष कौशल का उपयोग अपने आप पर करो। लियू जी के निर्देशों का पालन करते हुए कीट रानी ने अपना आकार बढ़ा लिया। हालांकि इस बार कीट रानी जिस कीट आधार में बदल गई, उसकी ऊंचाई 2 मीटर थी। उसके शरीर पर ऊर्जा ज्वाला की एक परत अभी भी जल रही थी, जो उस ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी जो उसने अपने पूरे कीट झुंड को विस्फोटित करने से प्राप्त की थी। कीट रानी भी लियू जी के आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन कर रही थी। अपने ऊपर झुंड उन्माद का प्रदर्शन करने के तुरंत बाद उसके शरीर पर एक लाल प्रभामंडल दिखाई दिया। उस समय लिन युआन ने बैंगनी ग्रे ऊर्जा की सीमा को महसूस किया, जो उसके दिन और रात आत्मा चांदी के 4 पंखों पर बमबारी कर रही थी। एक क्षण में ही उसके पंख, जो इतनी मजबूत स्वर्ण धातु से बने थे, इस ऊर्जा से टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके तुरंत बाद बैंगनी ग्रे ऊर्जा की यह किरण कीट आधार के शरीर पर फट पड़ी। चूंकि उसकी दिन और रात की आत्मा चांदी के 4 पंख पहले ही उस ऊर्जा से टुकड़ों में फट चुके थे, लिन युआन अब पूरी तरह से खुले में आ गया था। लियू जी, जो लिन युआन को सामने से बचा रहा था, ने लिन युआन को जोर से धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। इसके बाद उस बैंगनी भूरे रंग की ऊर्जा ने कीट रानी के कीट आधार में एक बड़ा छेद कर दिया। उसी समय फैलती हुई बैंगनी ग्रे ऊर्जा ने भी कीट रानी को पीछे से बेरहमी से नष्ट कर दिया और लियू जी की ओर बढ़ी, जो लिन युआन को दूर धकेल रही थी। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। लियू जी के पास लिन युआन से कुछ और कहने का समय भी नहीं था कि वह बैंगनी ग्रे ऊर्जा की उस किरण से प्रभावित हो गया। हालांकि लियू जी के कृत्य ने वह सब कुछ व्यक्त कर दिया था जिसे कहने का उन्हें शब्दों में मौका नहीं मिला था। लिन युआन को लियू जी ने करीब 10 मीटर दूर धकेल दिया और वह रेत के उफनते समुद्र में गिर गया। लिन युआन तुरंत खड़े होकर लियू जी की तरफ दौड़ा। लियू जी और कीट रानी की हालत देखकर लिन युआन को लगा कि उसके सिर में खून का एक झोंका आ रहा है। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उस क्षण कीट रानी उस अवस्था में वापस आ गई जिसमें लिन युआन ने उसे पहली बार देखा था। अब वह एक बैंगनी मांस का कोकून था जो लगभग मुट्ठी के आकार का था। इस बैंगनी मांस के कोकून की सतह पर एक छेद हो गया था जिसमें से बहुत सारा बैंगनी भूरे रंग का तरल पदार्थ बाहर निकल रहा था। उस बैंगनी भूरे रंग की ऊर्जा से बमबारी के बाद लियू जी के पूरे शरीर में जो कुछ बचा था वह उसका धड़ था। उसके धड़ का आधा कंधा भी क्षत विक्षत था तथा कीट रानी की तरह घाव से भारी मात्रा में बैंगनी भूरे रंग का तरल पदार्थ बह रहा था। यह स्पष्ट था कि बैंगनी भूरे रंग की ऊर्जा का आक्रमण अपने साथ भयानक विष लेकर आया था। तभी दूर से एक भूरे रंग की आकृति सामने आई। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। वह ऐसे शानदार ढंग से आगे बढ़ा जैसे उसने अभी अभी कोई फिल्म देखकर आया हो। उसकी ग्रे आंखें लिन युआन और लियू जी को देख रही थीं। उसने अपने होठों को चटकाया और हंस दिया। भाईचारे का यह कैसा वीरतापूर्ण प्रदर्शन है। इस बार इसका पूरा आनंद लेने के लिए एक ग्लास वाइन भी साथ में होनी चाहिए। आपकी ताकत में स्पष्ट कमी के बावजूद
आप अभी भी एक सुजरेन फही के हमले की ताकत का सामना कर सकते हैं। मुझे आपको बधाई देनी चाहिए। हालांकि अब आप इतने भाग्यशाली नहीं रहेंगे क्योंकि आपका अंत आ गया है। ऐसा कहते हुए भूरे बालों और भूरी आंखों वाले उस आदमी ने हाथ हिलाकर 3 खूंखार सिर वाले एक विशालकाय कुत्ते को बुलाया। जैसे ही शिकारी कुत्ता सामने आया, उसने 3 भयानक दहाड़ें लगाईं। भूरे बालों और भूरी आंखों वाले उस आदमी ने खुद से कहा, शुरू में मुझे डर था कि मेरी अपनी ताकत अपर्याप्त होगी। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि मैं हंटिंग ऐश लॉर्ड 7th पेज वॉर के आदेश को पूरा करने में सक्षम होने के लिए किस्मत में था। लिन युआन को भूरे बालों और भूरी आंखों वाले आदमी या उस विशाल 3 सिर वाले कुत्ते की चिंता नहीं थी जिसे उसने बुलाया था। जब उसने अपने हाथ की एक लहर से जैस्मीन लिली को बुलाया तो उसकी आंखों से खून बहने लगा। फिर उसने अपने माथे पर लगी जीवन शक्ति की छाप हटा दी, जिसमें बहुत ज्यादा जीवन शक्ति थी। इसके साथ ही उसने चरम टोकन का आग्रह किया जो चंद्र महारानी ने उसे दिया था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के आग्रह के तहत लिन युआन की छाती पर चिपका हुआ चरम टोकन एक पल में एक गोल चंद्रमा में बदल गया, जो नरम चांदनी के साथ फट गया। चांदनी पानी की तरह थी, लिन युआन के शरीर पर चमक रही थी, मानो वह उसके दिल में समा जाएगी। उस क्षण जब भूरे बालों और भूरी आंखों वाले व्यक्ति ने लिन युआन की छाती से उठती कोमल चांदनी को देखा, उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ इस चांदनी में पिघल जाएगा और कभी उसका सामना नहीं करेगा। फिर भी जैसे ही यह चांदनी हल्के धुएं के साथ और महीन धूल से अछूती लिन युआन की छाती से बाहर निकली, इसने तुरंत अपनी मूल कोमलता खो दी। एक पल में पहाड़ों और नदियों का रंग बदल गया। लिन युआन के पूरे शरीर को अपना मूल मानकर उसकी छाती से चमकती चांदनी से बनी रेशम की एक चादर उठती हुई दिखाई दी। चांदनी आसमान में चमकती सफेद रेशम की तरह थी। यह अपने आप को अद्वितीय शक्ति और वैभव के साथ आगे ले गया। चांदनी रेशम का टुकड़ा आकाश में मंडराता रहा और फिर क्षण भर में एक चमकदार चांद में बदल गया। क्षितिज पर चमकती हुई यह चमकदार चांदनी विकसित हो रहे आयामी दरार के भीतर की दुनिया को अपने कब्जे में ले रही थी। इससे लहरों की परतें निर्मित हुईं और इन लहरों की चमक चांदनी रेशम के अनगिनत धागों में संघनित हो गई। जैसे ही चमकदार चांद से ठंडी साटन जैसी चांदनी बरस रही थी, उसने भूरे बालों और भूरी आंखों वाले आदमी और उसके काल्पनिक नस्ल के 3 सिर वाले कुत्ते को प्रतिक्रिया करने का अधिक समय नहीं दिया। वह आदमी और उसका कुत्ता इस चांदनी रात में शून्य में समा गए। लिन युआन अपने एक्सट्रीम टोकन को सक्रिय करने के बाद दुनिया के रंग में आए परिवर्तन से कुछ हद तक भयभीत महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। न केवल भूरे बालों वाला भूरी आंखों वाला आदमी और 3 सिर वाला शिकारी कुत्ता चांदनी की रोशनी में तुरंत नष्ट हो गया, बल्कि आयामी दरार के विकास के दौरान आयामी केंद्र पर बना मजबूत आयामी अवरोध भी तेजी से पतला हो गया। चांदनी के नीचे यह लगातार उदात्त होता जा रहा था। इसके अलावा यह तब भी हुआ जब चांदनी ने आयामी अवरोध को लक्षित नहीं किया था, जिससे लिन युआन चंद्र महारानी की ताकत से चकित हो गया। वह खुद को आह भरने से रोक नहीं सका। पता चला कि उसके मालिक के पास बहुत ताकत थी। भूरे बालों और भूरी आंखों वाले उस आदमी की शक्ल देखकर, जिसने चुपके से हमला किया था, लिन युआन को पता चल गया था कि वह रेडियंस फेडरेशन का सदस्य नहीं था। इसके अलावा इस 7वें पृष्ठ के युद्ध का उन्होंने उल्लेख किया था और हंटिंग ऐश का उनका अजीब नाम वे विवरण थे जिन्हें लिन युआन ने अपने दिल में उकेरा था। भले ही लिन युआन को यह पता न हो कि 7वें पृष्ठ का युद्ध और शिकार राख वास्तव में किसको संदर्भित करते हैं, फिर भी यदि वह बाहर निकल पाता तो वह इस समाचार को चंद्र महारानी को अवश्य बताता। अपने ज्ञान के आधार पर वह संभवतः जानती होगी कि किस प्रकार की शक्ति यह सब योजना बना रही थी। हालांकि उस समय लिन युआन ने पहले से ही अपने विचारों का एक हिस्सा आयामी केंद्र पर केंद्रित कर लिया था और चमकती चांदनी के नीचे इसके अवरोध के गायब होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके शेष विचार लियूजी पर केंद्रित थे।
लिन युआन ने अपने माथे पर स्थित जीवन शक्ति छाप में निहित जीवन शक्ति को चमेली लिली के माध्यम से लियू जी के शरीर में निरंतर प्रवाहित किया। हालांकि इस उपचार प्रक्रिया के दौरान लिन युआन ने पाया कि उसकी जैस्मीन लिली की श्रेणी को देखते हुए भले ही वह अपनी जीवन शक्ति छाप में सभी जीवन शक्ति का विस्तार करे, वह सबसे अधिक जो कर सकता था वह था लियू जी के जीवन को कुछ समय के लिए निलंबित करना, ताकि उसकी तत्काल मृत्यु को रोका जा सके। जब वह जैस्मिन लिली का उपयोग कर रहा था, लिन युआन ने देखा कि लियू जी के कटे फटे धड़ के घाव से अधिक मवाद निकल रहा था, जो बैंगनी भूरे रंग के जहर में भीगा हुआ था। यह जहर अब इतनी तेजी से फैल रहा था कि लियू जी के गाल भी बैंगनी भूरे रंग के हो गए थे। लिन युआन लियू जी के सामने की ओर चला गया, उसके घाव से निकलने वाले मवाद और खून की गंध को सूंघा और अचानक उसकी आत्मा में एक चुभन महसूस हुई। लिन युआन अपनी सांस रोके बिना नहीं रह सका। इससे पहले उसने लियू जी के घाव से लगातार मवाद बहता देखा था। पहले तो उसने बस यही मान लिया था कि बैंगनी भूरे रंग का जहर मांस और खून को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसकी वास्तविक प्रभावशीलता न केवल किसी के शरीर और रक्त को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता में निहित है, बल्कि किसी की आत्मा को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता में निहित है। लिन युआन ने जल्दी से चमेली लिली के सभी फूलों के सिर को लियू जी के सिर की ओर मोड़ दिया और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसमें भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित कर दी। उन्होंने ऐसा इस उम्मीद में किया कि जीवन शक्ति की यह विशाल मात्रा बैंगनी भूरे रंग के जहर को खत्म कर देगी। यदि ऐसा नहीं भी हो सकता था, तो भी लिन युआन जहर के प्रसार को रोककर लियू जी के मस्तिष्क की रक्षा करना चाहता था। अन्यथा भले ही लियू जी का जीवन निलंबित कर दिया गया हो, वह अपनी आत्मा के विनाश के कारण होश में आने में असमर्थ एक वनस्पति व्यक्ति बन जाएगा। इसके तुरंत बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि चमेली लिली द्वारा लियू जी के शरीर में तेजी से प्रवाहित की गई जीवन शक्ति ने बैंगनी भूरे रंग के जहर के प्रसार को दबा दिया, साथ ही यह जहर को पोषण भी दे रहा था। जिन क्षेत्रों में जहर फैल गया था वहां जहर अधिक सक्रिय हो गया, जिससे लियू जी की शारीरिक रिकवरी में बाधा उत्पन्न हुई। मूलतः जब लियू जी घायल हो गए थे और जहर उनके शरीर में प्रवेश कर गया था, तब उनकी आत्मा में लगातार असहनीय यातना का अनुभव हो रहा था। उसकी आत्मा में इस तीव्र पीड़ा ने लियू जी को उसके शारीरिक दर्द के प्रति पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। इस प्रक्रिया में लियू जी की आध्यात्मिक ऊर्जा उत्तरोत्तर कमजोर होती गई और उनके विचार तेजी से अस्त व्यस्त होते गए। उसे यह भी महसूस हुआ कि उसकी आत्मा ने कीट रानी से अपना संबंध तोड़ लिया है। हालांकि चमेली लिली के 100 फूलों के सिरों ने उसके शरीर में एक साथ जीवन शक्ति प्रवाहित कर दी, जिससे लियू जी की आरंभिक अराजक आत्मा में स्पष्टता की एक झलक दिखाई देने लगी। वह हल्के से देख सकता था कि लिन युआन उसके पास खड़ा है और उसे ठीक कर रहा है। बात बस इतनी थी कि जितना अधिक लियू जी अपने सामने के दृश्य को देखना चाहता था, उतना ही अधिक तीव्र दर्द उसे ऐसा करने से रोकता था। जब लियू जी ने बोलने के लिए अपना मुंह खोलने की कोशिश की, तो उसने अपने होंठ हिलाए, लेकिन पाया कि विस्फोट में उसकी ठोड़ी उखड़ गई थी। वह एक भी शब्द बोलने के लिए अपने दांत नहीं खोल सका। लियू जी ने अपनी आत्मा को स्पष्टता में लाने के लिए मजबूर किया और अंततः यह निर्धारित किया कि लिन युआन वास्तव में उसके बगल में खड़ा था। लियू जी के चेहरे पर मूल पीड़ा भरे भाव की जगह तुरंत एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वह अपना हाथ बढ़ाकर द्वितीय श्रेणी के सृजन मास्टर के प्रतीक को छूना चाहता था, जिसे वह हमेशा अपनी छाती पर धारण करता था, लेकिन उसने पाया कि उसकी आत्मा में फिर से उथल पुथल मचने लगी थी। आखिरी क्षण में लियू जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पाया कि वह महाजन अभी भी अपनी छाती पर क्लास 2 क्रिएशन मास्टर शिखा की परिचित सनसनी महसूस नहीं कर पा रहा था। उस समय शायद अपनी आत्मा में तीव्र पीड़ा के कारण लियू जी को यह एहसास नहीं हुआ कि वह पहले ही अपने हाथ और पैर खो चुका था। यह देखकर कि जैस्मीन लिली की असीम जीवन शक्ति के संचार के बावजूद जिद्दी बैंगनी ग्रे आत्मा जहर लियू जी के पहले से ही आक्रमण किए गए शरीर को नुकसान पहुंचाना जारी रखता है। लिन युआन निराशा के कगार पर था। तभी लिन युआन की आंखें अचानक चमक उठीं
ऐसा लग रहा था जैसे उसे निराशा के बीच एक नई आशा मिल गई हो। लिन युआन को अचानक सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत का वह बड़ा जान आजार याद आ गया जो चंद्र महारानी ने उसे दिया था। सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत क्षतिग्रस्त जड़ों को बहाल कर सकता है और शरीर में किसी भी अशुद्धता को धो सकता है। चूंकि बैंगनी भूरे रंग का जहर पहले ही लियू जी के शरीर में घुल चुका था, इसलिए इस हानिकारक विदेशी पदार्थ को स्पष्ट रूप से उसके शरीर में अशुद्धता माना जा सकता था। एक बार जब उसने यह संबंध बना लिया तो लिन युआन तुरंत हरकत में आ गया और उसने अपने एम्बर बटन के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स से सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत का बड़ा जानना जार निकाल लिया। इसके बाद वह जल्दी से उस बड़े कटोरे को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा, जिसका इस्तेमाल उसने पिछली बार सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत लेने के लिए किया था। लिन युआन ने तब कटोरे को जार से अमृत से भर दिया, जबकि वह बैंगनी भूरे रंग के जहर के प्रभाव में लियू जी के चेहरे पर पीड़ा भरे भाव को देख रहा था। लिन युआन का दिल और भी जोर से सिकुड़ गया। जैसे ही वह लियू जी का मुंह खोलने की तैयारी कर रहा था, लिन युआन ने देखा कि लियू जी का जबड़ा पहले ही किसी समय उखड़ चुका था। लिन युआन ने अपने हाथ से लियू जी के जबड़े को जोर से ऊपर उठाया और लियू जी का उतरा हुआ जबड़ा एक क्लिक की आवाज के साथ वापस आ गया। धीरे धीरे लिन युआन ने सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत का भरा कटोरा लियू जी के मुंह में डाल दिया। जब सारा अमृत डाल दिया गया तो लिन युआन ने तुरंत अपने चांद सफेद आत्मा क्यूई कपड़ों से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ दिया। फिर उसने कपड़े को लपेटा और लियू जी को उसे अपने मुंह में काटने दिया। लिन युआन ने पहले भी सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत के कारण होने वाले दर्द का अनुभव किया था। इसके अलावा बैंगनी भूरे रंग का जहर अभी भी लियू जी के शरीर में कहर बरपा रहा था। लिन युआन को वास्तव में डर था कि लियू जी इन दो प्रकार के दर्द को एक साथ सहते हुए अपनी जीभ काट लेंगे। जल्द ही सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत ने लियू जी के शरीर के भीतर अपना कार्य किया। हालांकि इससे लियू जी की अभिव्यक्ति और भी अधिक पीड़ादायक हो गई। अमृत ने उनकी शारीरिक शक्ति को पुनः बहाल कर दिया, जिससे लियू जी को लड़ने की ताकत मिली। बेहोशी की हालत में लियू जी को संघर्ष करते देख लिन युआन की आंखों का रंग लाल हो गया। उसने अपने दांतों को कसकर पीसते हुए खुद को शांत करने और लियू जी की शारीरिक स्थिति की जांच करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि लियू जी ने सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत पी लिया था। लिन युआन को जल्दी ही यह एहसास हो गया कि बैंगनी भूरे रंग का आत्मा विष अमृत के सामने टिक नहीं सकता। लियू जी के हिंसक संघर्ष के बाद जहर एक गाढ़े पदार्थ के रूप में उनके शरीर से बाहर निकल गया। इसके साथ ही लियू जी के बाएं धड़ पर कई दाग भी लग गए। यह देखकर लिन युआन को सुखद आश्चर्य हुआ। इससे यह साबित हो गया कि सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत ने लियू जी के शरीर से बैंगनी ग्रे स्पिरिट जहर को पहले ही पूरी तरह से हटा दिया था। जहर के साफ हो जाने के बाद लियू जी दो तरह के तीव्र दर्द के कारण तुरंत बेहोश हो गया। लिन युआन अंततः जैस्मीन लिली को अपने विशेष कौशल का उपयोग करके लियू जी के विकृत शरीर को ठीक करने की अनुमति दे सकता था। बस इतना था कि चमेली लिली की ताकत अभी भी अपर्याप्त थी। इसकी सिल्वर आई फैंटेसी आई ताकत को देखते हुए यह लियू जी को इतनी गंभीर चोट से उबरने में मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि लिन युआन के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अब लिन युआन को खुशी हुई कि उसने पहले ही मॉर्बियस के विशेष कौशल परमानंद की शुद्ध भूमि का उपयोग कोल्ड स्नो पाइन की विश्व कृपा को अवशोषित करने के लिए किया था। उन्होंने संघनित स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का तुरंत उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्हें से अपने पास रख लिया। लिन युआन ने लियू जी के जीवन को निलंबित करने के लिए चमेली लिली को जीवन शक्ति देना जारी रखा। इसके बाद पूर्णिमा की चांदनी के तहत लिन युआन सीधे अपने आत्मा लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। पवन गति तीव्र मृग तेजी से लिन युआन की ओर दौड़ा। हालांकि लिन युआन के पास इस समय इसके साथ बातचीत करने का समय नहीं था। यह देखकर कि लिन युआन ने इसे स्वीकार नहीं किया है, पवन गति तीव्र मृग को कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। यह एक छोटे अनुयायी की तरह था जो लिन युआन के पीछे पीछे चल रहा था। शायद लिन युआन की चिंता और गंभीरता को भांपकर पवन गति तीव्र मृग ने भी अपनी चाल धीमी कर ली थी।
यह पंजों के बल चलते हुए न तो उछल रहा था और न ही कूद रहा था, जैसा कि यह आमतौर पर करता था। लिन युआन आत्मा पूल के पास गया और उसके अंदर समुद्र दफन कमल फूल को पकड़ लिया, जो कि आत्मा लॉक स्थानिक क्षेत्र की आत्मा क्यूई की प्रचुरता को बेतहाशा निगल रहा था। लिन युआन द्वारा पहले भी अनुशासित किए जाने के कारण समुद्री दफन कमल फूल को अभी भी स्पष्ट रूप से उसकी याद थी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी फूलों की शाखाओं को हिला सके और उस दुश्मन का अभिवादन कर सके जिसने इसे ऐसा सुखद रहने का माहौल दिया था, लिन युआन ने पहले ही अपने हाथों से इसके फूलों को तोड़ दिया था और इसकी जड़ों में संघनित सोबिंगसी क्रिस्टल को तोड़ दिया था। इसके सोबिंगसी क्रिस्टल्स के फट जाने के बाद सी ब्यूरियल लोटस फ्लावर का ग्रेड एक पल में सामान्य तक गिर गया। लिन युआन ने आत्मापूल में सामान्य समुद्री दफन कमल फूल को बढ़ाना जारी रखा। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र की शुद्ध और समृद्ध आत्मा क्यूई के साथ लिन युआन जानता था कि उसके कार्य से सी ब्यूरियल लोटस फ्लावर की जड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर उसने स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल ले, जिन्हें गिनने का समय उसके पास पहले नहीं था। ग्रे को 30 क्रिस्टल देने के बाद उसके पास लगभग 270 क्रिस्टल बचे थे। इसके बाद लिन युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकल गया। उन्होंने सी ब्यूरियल लोटस फ्लावर द्वारा समुद्र के एक क्षेत्र को दबाने से संघनित सोबिंगसी क्रिस्टल्स तथा शेष 270 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल्स का उपयोग अध्याय 3200 जैस्मिन लिली के ग्रेड को अधिकतम बढ़ाने के लिए करने की तैयारी की। फिर वह लियू जी के विकृत शरीर के उपचार के लिए पुनः विकसित जैस्मिन लिली का उपयोग करेगा। लिन युआन इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि इससे लियू जी ठीक हो जाएगी। आखिरकार लियू जी की चोटों की गंभीरता को देखते हुए लिन युआन जैसी स्थिति में कोई भी असहाय हो जाएगा। लियू जी का 75 किलोग्राम वजन अब इतना बढ़ गया था कि उसका आधा भी नहीं बचा था। यहां तक कि चमेली लिली के कटे हुए अंगों को बढ़ाने के विशेष कौशल के साथ भी लिन युआन ने यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि वह इस तरह की चोट को ठीक कर सकता है। फिर भी सी ब्यूरियल लोटस फ्लावर के साथ लिन युआन को विश्वास था कि जैस्मीन लिली फैंटेसी आई से फैंटेसी 3 तक विकसित हो सकती है। जब एक फैंटेसी नस्ल का प्राणी फैंटेसी आई से फैंटेसी 3 में विकसित होता है तो यह अनिवार्य रूप से कायापलट कर देता है। इसके अलावा जैसे जैसे जैस्मिन लिली का सिल्वर ग्रेड विकसित हुआ, इसमें परिवर्तन होने की बहुत संभावना थी। इसलिए यह अत्यधिक संभावना थी कि चमेली लिली की उपचार क्षमता मजबूत हो जाएगी। लिन युआन ने जैस्मिन लिली को सी ब्यूरियल लोटस फ्लावर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बजाय उसने सीधे 9 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल निकाले और जैस्मिन लिली का ग्रेड सिल्वर 1 से सिल्वर 10 तक बढ़ा दिया। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने अन्य 10 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल निकाले और बिना पलक झपकाए उन्हें तोड़ दिया। उन्होंने सिल्वर एक्स फैंटेसी आई जैस्मिन लिली को इस प्रचुर मात्रा में शुद्ध आत्मा क्यूई को अवशोषित करने दिया। इस प्रक्रिया में चमेली लिली का पूरा शरीर अचानक एक चमकदार हरे रंग की चमक से चमक उठा। इसकी पहले से ही मुड़ी हुई पंखुड़ियों पर विभिन्न रंगों की पन्ना हरी चमक टिमटिमा रही थी, जिससे एक पल में पूरे चमेली लिली से पन्ना धुंध उठने लगी। जैसे ही पंखुड़ियां झिलमिलाती थीं, ऐसा प्रतीत होता था मानो ये सभी पन्ने जैसे रंग चमेली लिली के विशाल बिना पंखुड़ी वाले सिर पर स्थानांतरित हो रहे हों। अचानक चमेली लिली का मुख्य फूल एक चमकीले हरे रंग की चमक के साथ चमक उठा। इसे देखते हुए लिन युआन ने देखा कि इसमें से कई महीन क्रिस्टल धागे लगातार बढ़ रहे थे। ये महीन क्रिस्टल धागे एक साथ मिलकर लगातार उलझते और विलीन होते रहे, जब तक कि वे अंततः एक पूर्ण क्रिस्टल नहीं बन गए। लिन युआन को पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि चमेली लिली चांदी से सोने में विकसित हो गई थी। अब इसका बिना मुख वाला मुख्य फूल अनगिनत परतों वाले पन्ने जैसे हरे क्रिस्टल में परिवर्तित हो गया था। इस क्रिस्टल के भीतर कुछ गहरे हरे रंग की चमक दिखाई दी। जैसे ही क्रिस्टलीकृत मुख्य फूल घूमा, हालांकि गहरे हरे रंग की चमक केवल एक बार क्षण भर के लिए चमकी थी और स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इसका रंग मुख्य फूल की तुलना में अधिक आकर्षक था। जैस्मिन लिली का ग्रेड पहले ही प्रारंभिक सिल्वर एक्स फैंटेसी आई से
गोल्ड आइबानियम नाम ताम्मा फैंटेसी आई तक विकसित हो चुका था। मॉर्बियस के स्पिरिट लॉक के लिए एक उपचार प्रकार के फय के रूप में यह अब लिन युआन के मुख्य फय सोर्स सैंड के समान ग्रेड था। लिन युआन ने आह भरी जब उसने चमेली लिली को सोने में बदलते देखा। यह पूरी तरह से एक चमत्कार था कि उनकी जैस्मिन लिली अपनी वर्तमान श्रेणी तक विकसित होने में सक्षम हो गई थी। एक रसीले पौधे के रूप में विशिष्ट जैस्मिन लिली में शायद ही कभी गुच्छे विकसित होते हैं या बाद में फैसिएशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसा हुआ कि केवल उच्च श्रेणी के रसीले पौधों में ही क्रिस्टलीकरण की थोड़ी सी संभावना थी। लिन युआन को यह नहीं पता था कि यह उसका अपना सौभाग्य था या जैस्मिन लिली का। अब यदि गोल्ड फैंटेसी जैस्मिन लिली को निकाल दिया जाए तो कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि यह जैस्मिन लिली थी। क्रिस्टलीकरण के बाद चमेली लिली के मुख्य फूल से निकली उपचारात्मक किरण गहरे हरे रंग की चमक के साथ हल्की सी धब्बेदार थी। लिन युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि हील में उपचार शक्ति अब पहले की तुलना में 10 गुना अधिक थी। इस तरह की उपचारात्मक शक्ति और जीवन शक्ति की आपूर्ति के तहत लियूजी के टूटे हुए शरीर में भी धीरे धीरे अंग विकसित होने लगे। हालांकि उसके अंग धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लियूजी के टूटे हुए धड़ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि उसका कायाकल्प हो जाएगा। इसके अलावा लियूजी का टूटा हुआ धड़ लिन युआन के सामने इस समय सबसे कठिन समस्या नहीं थी। लिन युआन के लिए सबसे गंभीर समस्या यह थी कि लियूजी के 5 आंतरिक अंग हाल ही में हुए बैंगनी ग्रे ऊर्जा विस्फोट में बिखर गए थे। लिन युआन ने एक गहरी सांस ली और जैस्मीन लिली के अगले विकास पर काम करना शुरू कर दिया। लिन युआन ने अनेकों स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को गोल्ड आई जैस्मिन लिली में प्रवाहित किया, जैसे कि उनका कोई मूल्य ही न हो। जैसे जैसे आत्मा क्यूई क्रिस्टल इसमें डाले गए, जैस्मिन लिली का ग्रेड भी लगातार विकसित हुआ। सोना द्वितीय, गोल्ड 3, गोल्ड एक्स तक का पूरा रास्ता। इस प्रक्रिया में लिन युआन ने कुल 90 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उपयोग किया। जिस क्षण जैस्मिन लिली गोल्ड एक्स तक पहुंची, लिन युआन ने सीधे अपने हाथ में सोबिंग सी क्रिस्टल्स को जैस्मिन लिली के क्रिस्टलीकृत मुख्य फूल में प्रवाहित कर दिया। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने 100 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को जोर से निचोड़ा और कुचल दिया। इन 100 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टलों के टूटने से उत्पन्न स्पिरिट क्यूई बवंडर और सोबिंग सी क्रिस्टलों ने जैस्मिन लिली को एक बार फिर विकसित होने के लिए प्रेरित किया। हालांकि जैसे जैसे जैस्मिन लिली विकसित हो रही थी, लिन युआन को प्रत्याशा और अंतहीन चिंता महसूस हो रही थी। यदि इस विकास के बाद भी जैस्मिन लिली लियूजी को ठीक करने में असमर्थ थी, तो लिन युआन के पास उसे ठीक करने का कोई अन्य साधन नहीं होगा। तब लियूजी सचमुच खत्म हो जाएगा। लिन युआन को अचानक याद आया कि लियूजी ने उस बैंगनी ग्रे ऊर्जा को रोकते हुए क्या कहा था जो उस पर आनी चाहिए थी। लिन युआन, मैंने पहले ही तुम्हारे और वेन्यू के साथ एक अपॉइंटमेंट ले लिया था। दुर्भाग्य से 10 साल बाद मैं घास से अनुपस्थित हो जाऊंगा। लिन युआन के विचार उस समय पर लौट आए जब हवेली अभी अभी बनी थी। यह देर से शरद ऋतु में हवेली की घास पर एक शाम की घटना थी। उस समय एंडलेस समर और हु क्वान अभी तक हवेली में शामिल नहीं हुए थे, जबकि ब्लडबाथ की मां अभी तक अपने मानव रूप में परिवर्तित नहीं हुई थी। उस समय वह लिन युआन और वेन्यू शाम की हवा में घास पर बारबेक्यू कर रहे थे और पानी पी रहे थे। उस समय बियर का वह गिलास लिन युआन के जीवन का पहला पेय था। लिन युआन ने अपने पिछले जीवन में बहुत अधिक शराब नहीं पी थी और थोड़ी शराब पीने के बाद उसका चेहरा हमेशा तुरंत लाल हो जाता था। इस नए जीवन में लिन युआन को एहसास हुआ कि इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लिन युआन को याद आया कि उसने थोड़ा नशे में होने के बाद आह भरी थी। मुझे उम्मीद है कि 10 साल बाद हम सभी शाम की हवा में इस घास पर एक साथ बैठेंगे, अपने गिलास उठाएंगे और अपने आदर्शों पर चर्चा करेंगे। लिन युआन के मूल रूप से अनौपचारिक शब्द लियूजी के दिल में मजबूती से अंकित हो गए थे। लिन युआन ने लाल आंखों से सो रहे लियूजी को देखा और धीरे से कहा, 10 साल बाद
हम में से किसी को भी घास पर अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अचानक लगातार विकसित हो रही चमेली लिली से उठने वाली पन्ना हरी धुंध एक शानदार लाल रंग में बदल गई। लिन युआन ने जल्दी से देखा और महसूस किया कि शानदार लाल चमक के गायब होने से जैस्मीन लिली फिर से पूरी तरह से बदल गई थी। लिन युआन इसे पहचान भी नहीं सका। जैस्मिन लिली का मूल रूप से छोटा आकार आधे से भी अधिक कम हो गया था। लिन युआन ने विकसित चमेली लिली को अपने हाथ में लिया और पाया कि इसका आकार अब बेहद उपयुक्त था। अब 2 बास्केटबॉल पकड़ने जैसा पहले जैसा एहसास नहीं था। हालांकि यदि वर्तमान जैस्मीन लिली लिन युआन की अनुबंधित परी नहीं होती तो वह कभी भी यह विश्वास नहीं करता कि यह जैस्मीन लिली थी, भले ही वह एक क्रिएशन मास्टर था। जैस्मिन लिली के मूल रूप से मुड़े हुए हिस्से पहले से ही गहरे लाल रंग के हो चुके थे। इसे इस तरह से दबाया गया था कि यह अब स्पष्ट रूप से एक वर्ग जैसा लग रहा था। यह एक चौकोर फूल स्टैंड जैसा था जिस पर अनेक विचित्र फूल उकेरे गए थे। फूल स्टैंड के ऊपर एक कटोरे के आकार का लाल रंग का क्रिस्टलीय फूल चमक रहा था। हालांकि इस फूल के भीतर एक रक्त लाल चमक थी जो अत्यंत आकर्षक लगती थी। इस फूल पर लगभग 15 सेंटीमीटर की एक लंबी डंडी उगी थी जिसके ऊपर एक छोटी सी पन्ना हरे रंग की पुष्प कली थी। कली से एक लंबा स्त्री केसर बाहर निकला हुआ था। लिन युआन ने इसे जिस भी तरह से देखा उसने पाया कि यह छोटी सी फूल की कली और इसका लंबा फैला हुआ स्त्री केसर ही विकसित चमेली लिली का मुख्य शरीर था। इस छोटी सी फूल की कली, जो एक छोटी उंगली से भी छोटी है, की हरियाली गोल्ड एक्स में जैस्मीन लिली के पूरे शरीर पर मौजूद सभी हरियाली रंगों से कहीं अधिक थी। अनुवादक एटलस स्टूडियोज। संपादक एटलस स्टूडियोज। यद्यपि विकसित गोल्ड फैंटेसी जैस्मिन लिली आम लोगों के लिए पहचानने योग्य नहीं थी, फिर भी कुछ वर्ग 4 और वर्ग 5 के विद्वान जांच करने पर इसके सार को उजागर करने में सक्षम थे। हालांकि इसके बाद के विकास के बाद कक्षा 4 के विद्वान इसके सार को समझने में सक्षम नहीं थे। यह संभव है कि यदि कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने इसे अपने हाथों में लेकर कुछ दिनों तक ध्यानपूर्वक अध्ययन न किया होता तो वे यह अनुमान नहीं लगा पाते कि उनके सामने रखा यह नमूना जैस्मिन लिली से विकसित हुआ है। लिन युआन ने विकसित जैस्मिन लिली को स्कैन करने के लिए मॉर्बियस के सच्चे डेटा का तुरंत उपयोग किया। सामान्य स्पिरिट लॉक, जैस्मिन लिली, बर्ड ऑफ माउंटेन जेड, प्लैटिनम 1/10, फैंटेसी 3, क्षमता ठीक करना, फैसिएटेड फ्लावर स्टैंड, इसकी हील क्षमता लक्ष्य को रिवर्स हील करेगी, इसकी जीवन शक्ति को अवशोषित करेगी और साथ ही इसे अत्यधिक आराम का अनुभव कराएगी। क्रिस्टलीकृत मुख्य फूल, इसकी उपचार क्षमता लक्ष्य को उलट पलट कर ठीक कर देगी और इसकी जीवन शक्ति की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लेगी। माउंटेन जेड की कली, इसकी उपचार क्षमता लक्ष्य को ठीक करेगी और माउंटेन जेड की कली के माध्यम से उसमें समृद्ध जीवन शक्ति प्रवाहित करेगी, जिससे लक्ष्य की क्षतिग्रस्त जीवन शक्ति बहाल हो जाएगी। विशिष्ट कौशल, रिकवरी इम्प्रिंट, यह सामान्य समय के दौरान जैस्मीन लिली द्वारा जारी की जाने वाली हीलिंग ऊर्जा को संचित करता है। ठेकेदार संचित हीलिंग ऊर्जा को मुक्त करने के लिए इम्प्रिंट को सक्रिय कर सकता है। कटे हुए अंगों का विकास, यह पौधे के विकास के रहस्यों को समझता है। भले ही किसी का जीन टेम्पलेट क्षतिग्रस्त हो, लेकिन समृद्ध जीवन शक्ति उसे धीरे धीरे बढ़ने की अनुमति दे सकती है। इस स्कैन के साथ लिन युआन को लगा कि उसकी आंखें लगभग जमीन पर गिर गईं। उन्होंने जल्दी से जैस्मीन लिली के गहरे लाल रंग के पुष्प स्टैंड और उसके रक्त लाल क्रिस्टलीकृत मुख्य फूल को लियूजी को ठीक करने से रोक दिया। यदि वह उन्हें लियूजी का उपचार जारी रखने देगा तो वह लियूजी को नुकसान पहुंचाएगा। लिन युआन समझ नहीं पा रहा था कि उससे गलती कहां हो गई। क्या समुद्र में दफनाए गए कमल के फूल के सिसकते समुद्री क्रिस्टल इसका कारण थे? सागर दफन कमल फूल ने केवल सोबिंग सागर क्रिस्टल को संघनित किया, जब इसने पूरे महासागर को जीवन शक्ति से वंचित कर दिया। अब जब जैस्मिन लिली ने सोबिंग सी क्रिस्टल्स का उपयोग करके विकास किया था तो उसने सी ब्यूरियल लोटस फ्लावर के कुछ कौशलों को भी आत्मसात कर लिया था। क्या इन कौशलों को जैस्मिन लिली की उपचार क्षमता में एकीकृत नहीं किया जा सकता था? यह पहली बार था जब लिन युआन ने रिवर्स हीलिंग के बारे में सुना था।
क्या उसकी अपनी जैस्मिन लिली परी एक बड़े रक्त थैले से, जो केवल रक्तदान कर सकती थी, एक रक्त चूसने वाले पिशाच में बदल गई है? इसके अलावा अब वह एक बेईमान पिशाच था। किसी भी जीवित प्राणी के शरीर की जीवन शक्ति को अवशोषित करना, उसे नुकसान पहुंचाने का एक अत्यंत क्रूर तरीका था। यह अभी भी सामान्य माना जाता था कि क्रिस्टलीकृत मुख्य पुष्प की उपचार क्षमता सीधे लक्ष्य की जीवन शक्ति को निकाल लेती थी। हालांकि फैसिएटेड फ्लावर स्टैंड ने वास्तव में लक्ष्य को रिवर्स हीलिंग के दौरान अनुभव किए गए चरम आनंद को बनाए रखने की अनुमति दी। आपका खून चूसना और फिर भी आपको इस प्रक्रिया में अत्यंत आरामदायक महसूस कराना, वास्तव में ऐसा काम है जो एक विचारशील व्यक्ति ही करेगा। लानत है, इसकी आत्मीयता की दिशा उपचार और समर्थन थी। जैस्मिन लिली जैसी अच्छी व्यवहार वाली परी इतनी लापरवाह कैसे हुई और लापरवाही कैसे हो गई? उस पल लिन युआन को फोर्ज सिस्टर इन आयरन बकेट 3.0 योजना को फिर से लागू करने में भी शर्म आ रही थी। हालांकि उसे आसमान की ओर देखते हुए कसम खानी पड़ी कि उसने कभी भी जैस्मिन लिली को इतना लापरवाह बनाने का इरादा नहीं किया था। ट्रू डेटा के हालिया स्कैन के अनुसार जैस्मिन लिली का नाम पहले ही बदलकर जैस्मिन लिली बानिया बर्ड ऑन ऑफ माउंटेन जेड कर दिया गया था और इसका ग्रेड पहले ही प्लैटिनम 1 में विकसित हो चुका था। स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल के आधे से अधिक भाग को खा लिया था, जिसे लिन युआन ने कोल्ड स्नो पॉइंट के विश्व अनुग्रह को अवशोषित करने के लिए मॉर्बियस की परमानंद की शुद्ध भूमि का उपयोग करके संरक्षित किया था। प्लैटिनम आई फैंटेसी आई फे में विकसित होने के लिए सिल्वर आई फैंटेसी आई जैस्मिन लिली ने 199 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल और सीब्यूरियल लोटस फ्लावर का एक पूरा टुकड़ा इस्तेमाल किया था। अब लिन युआन के हाथ में केवल 71 आत्मा क्यूई क्रिस्टल बचे थे। लियूजी को ठीक करने के लिए लिन युआन ने अपनी एकमात्र उपचार प्रकार की परी जैस्मीन लिली को विकसित करने का विकल्प चुना था। यह उसकी लड़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए इतने सारे आत्मा क्यूई क्रिस्टल का उपयोग करने के अच्छे अवसर को छोड़ने के समान था। फिर भी उसने यह नहीं सोचा था कि शुरू में ईमानदार जैस्मीन लिली अचानक इतनी लापरवाह हो जाएगी। यह एक अच्छे व्यवहार वाले उपचारक प्रकार के परी से एक बड़ी सुई में परिवर्तित हो गया था, जो ऊर्जा दूध को अवशोषित कर सकता था। यदि लिन युआन के गोल्ड आई फैंटेसी बाई सोर्स सैंड ने पहले उसे एक रेडियंस 100 सीक्वेंस लड़ाई में लड़ने के लिए प्लैटिनम लड़ाई की क्षमता दी होती, उसके बाद उसकी प्लैटिनम आई फैंटेसी कैरी जैस्मिन लिली ने उसे अनगिनत रेडियंस 100 सीक्वेंस लड़ाइयों में दृढ़ रहने की क्षमता प्रदान की। यह कहा जा सकता है कि यदि वास्तव में कोई लड़ाई होती तो प्लैटिनम आई फैंटेसी 3 जैस्मीन लिली सीधे सोर्स सैंड को पीछे छोड़कर लिन युआन की मुख्य परी बन जाती, एक उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में, जिसके पास अब एक प्लैटिनम फंतासी उपचार प्रकार का फे था। लिन युआन अब मीठी पेस्ट्री के समान था जिसे हर कोई छीनना चाहता था। लिन युआन के लिए प्लैटिनम आई फैंटेसी 3 जैस्मीन लिली माउंटेन जेड की कली कुछ अजीब थी, चाहे वह इसे कैसे भी देखता हो। इसका एक हिस्सा जो पहले चमकीला हरा था, खूनी लाल हो गया था, जिससे इसकी उपचार क्षमता समाप्त हो गई थी। हालांकि इस परिवर्तन के साथ ही इसके शीर्ष पर एक पन्ना कली खिल गई थी, जो एक रिज की तरह थी। इस कली में चमेली लिली की मूल सकारात्मक उपचार क्षमता पूर्णतः समाहित थी। यह उस आक्रमण क्षमता के समतुल्य था जिसे जैस्मिन लिली ने हवा से निकाला था। इस बात को ध्यान में रखते हुए लिन युआन ने अचानक जैस्मीन लिली में अच्छाई देखी, अद्भुत लापरवाही, शीर्ष स्तर की लापरवाही। तो क्या हुआ अगर यह एक उपचार प्रकार का परी था? ऐसे परी को लापरवाह होना चाहिए। इसके अलावा यह अभी भी ठीक हो सकता है। आपका खून लेना, अपना खून वापस करना। मुझे परवाह नहीं कि आप परेशान हैं, क्योंकि मैं परेशान नहीं हूं। इसके अलावा फैसिएटेड फ्लावर स्टैंड के साथ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। समय की कमी के कारण लिन युआन ने अपने हाथ में हाल ही में विकसित प्लैटिनम आई फैंटेसी 3 जैस्मीन लिली यानी माउंटेन जेड की कली का बारीकी से निरीक्षण नहीं किया। उन्होंने तुरंत ही माउंटेन जेड की कली को उसके क्रिस्टलीकृत मुख्य फूल के शीर्ष पर स्थित उपचार का उपयोग करके लियूजी का उपचार करने दिया। जैसे ही लिन युआन ने
अपनी जीवन शक्ति छाप में राजसी जीवन शक्ति को माउंटेन जेड की चमेली लिली की कली में प्रवाहित किया। उसके रक्त लाल क्रिस्टलीकृत फूलों पर खिलने वाले पन्ना रक्त ने बादल की तरह जीवन शक्ति की धुंध छिड़क दी। जैसे जैसे जीवन शक्ति की यह धुंध लगातार लियू जी पर पड़ती गई, उसका टूटा हुआ धड़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। ग्रेड, लियू जी के टूटे हुए शरीर को धीरे धीरे ठीक होते देखना, जैसे कि वह माउंटेन जेड की कली की चमकती हुई जीवन शक्ति में डूबा हुआ था, लिन युआन के चेहरे पर तुरंत मुस्कान ला दी। लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लियू जी की वर्तमान शारीरिक स्थिति को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। माउंटेन जेड की कली की जीवन शक्ति बिखरने के बाद लिन युआन महसूस कर सकता था कि उसने लियू जी के अंगों को पुनर्जीवित कर दिया था। जब उसने अपना निरीक्षण पूरा कर लिया तो लिन युआन को अपने कंधों से भारी बोझ हटता हुआ महसूस हुआ। हालांकि लियू जी की रिकवरी की गति बहुत धीमी थी। दूरी पर स्थित आयामी केंद्र, जो चांदनी के नीचे क्षीण हो रहा था, स्थानिक बाधा की एक पतली परत में सिमट गया था। लिन युआन जानता था कि समय लियू जी के पक्ष में नहीं था और वह इतनी धीमी गति से उबर नहीं सकता था। लिन युआन ने अपने माथे पर स्थित जीवन शक्ति छाप की सारी जीवन शक्ति को चमेली लिली के शीर्ष पर स्थित माउंटेन जेड की कली में इंजेक्ट करने का प्रयास किया। लिन युआन की जीवन शक्ति छाप में जीवन शक्ति जैस्मीन लिली के संचय से आई थी जब यह सिल्वर आई फंतासी आई थी, लेकिन अब यह प्लैटिनम फंतासी अटी थी। माउंटेन जेड की कली को लिन युआन द्वारा निर्देशित सभी जीवन शक्ति प्राप्त हुई। उगने वाली पर्वतीय जेड की छोटी कली भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के बाद तीव्रता से कंपन करने लगी। पर्वतीय जेड की कली से गहरे हरे रंग का स्त्री केसर अंकुरित होकर धीरे धीरे लहराने लगा। कोमल लहरें अपने साथ संकेंद्रित ऊर्जा की गहरे हरे रंग की लहरें लेकर आईं, जो एक गहरे हरे रंग की बूंद में मिल गईं। जब लिन युआन ने बूंद देखी तो उसके दिमाग में एक विचार आया। अगर जीवन को रंग के संदर्भ में समझा जा सकता है तो जीवन शक्ति को इस गहरे हरे रंग से दर्शाया जाना चाहिए। गहरे हरे रंग की बूंद में मेरी जीवन शक्ति छाप की सारी जीवन शक्ति होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मेरे माथे पर जीवन शक्ति छाप अब खाली हो गई है। गहरे हरे रंग की बूंद लियू जी पर गिरी और उसके शरीर में जेड रंग की लहरें उठने लगीं। कुछ ही देर बाद जेड रंग की चमक लियू जी के शरीर पर छा गई। जब कुछ ही देर बाद जेड रंग का कोकून टूट गया तो लियू जी जमीन पर गिर पड़े और बिल्कुल नए जैसे दिखने लगे। लिन युआन को पता था कि बैंगनी ग्रे जहर और सिल्वर स्टैमन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत के दोहरे हमले के बाद लियू जी पूरी तरह से थक चुकी थी। दुर्भाग्यवश लिन युआन के पास कोई भी ऐसा परी नहीं था जो ऊर्जा की पूर्ति कर सके। लिन युआन ने लॉक स्थानिक क्षेत्र से सिनेबार स्वीट ओस्मांथस का एक गुच्छा लिया और पंखुड़ियों को कुचलकर लियू जी के मुंह में डाल दिया। उसने लियू जी के गले में पानी डालकर उसे निगलने में मदद की। उन्होंने मॉर्बियस को लियू जी पर शांत मन का प्रयोग करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ लिन युआन ने लियू जी की सहायता के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। यह भी कहा जा सकता है कि लिन युआन ने भी एक बड़ा जोखिम उठाया था। सी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर के रूप में लिन युआन को केवल उन फई को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए जो अधिकतम गोल्ड फैंटेसी एक्स थे। उसने साहस जुटाने का निर्णय लिया था क्योंकि लियू जी को ठीक करने के लिए गोल्ड फैंटेसी नस्ल की जैस्मिन लिली का उपयोग करने का उसका प्रयास व्यर्थ साबित हुआ था। वह इस योजना के साथ आया था क्योंकि उसने एक बार मून एम्प्रेस को इस बारे में बात करते हुए सुना था कि कैसे शीर्ष गुट युवा विशेषज्ञों को पोषित करते हैं रोग उपयोग करेंगे। इसने युवा पीढ़ी के अनुबंधित फायदे को स्पिरिट क्यूई पेशेवर के कथित अधिकतम ग्रेड को तोड़ने में सक्षम बनाया जिसे वे अनुबंधित कर सकते थे। ऐसा कहा गया कि इसके लिए स्टारलाइट इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स नामक एक दुर्लभ परी के साथ साथ अन्य संसाधनों की भी आवश्यकता थी। इतने सारे संसाधनों के उपयोग से एक व्यक्ति की फेयर केवल एक छोटे से ग्रेड को ही पार कर सकती थी। यह बहुत अधिक बर्बादी थी। शीर्ष गुट फिर भी इस पर आगे बढ़े क्योंकि यह छोटी सी सफलता युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ की व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। करने में सक्षम होंगे, साथ ही युवा पीढ़ी को आत्मरक्षा के अधिक साधन भी उपलब्ध करा सकेंगे। जब तक किसी युवा व्यक्ति के संक्रमित फेय में रोलिंग ग्रेड के लक्षण दिखाई देते हैं, तब तक यह संकेत मिलता है
कि वह युवा व्यक्ति प्रभावशाली पृष्ठभूमि से आया है। स्वाभाविक रूप से चंद्र महारानी ने विवरण पर विस्तार से बात नहीं की थी और लिन युआन को कुछ भी पता नहीं था। मूल बात अध्यात्म ऊर्जा से संबंधित थी। प्लैटिनम तक विकसित होने के बाद फेयस को ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा में बड़ी वृद्धि का अनुभव होगा। स्पिरिट क्यूई पेशेवर जो बी रैंक तक नहीं पहुंच सके, वे आध्यात्मिक ऊर्जा के मामले में प्लैटिनम फेयस के लिए एक बड़ा बोझ होंगे। उनकी संकुचित परी आत्मा क्यूई पेशेवर की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बाधित करेगी। कैजुअल डेट इज जस्ट अ क्लिक अवे। यदि ऐसी घटना घटित हुई तो क्यूई पेशेवर को आध्यात्मिक पतन और स्थायी आध्यात्मिक क्षति का सामना करना पड़ेगा। यह देखते हुए कि जैस्मिन लिली मॉर्बियस की विशिष्ट स्पिरिट लॉ थी, इसकी आत्मा मॉर्बियस से जुड़ी हुई थी। यदि इसे रोलिंग ग्रेड से भी गुजरना पड़ा तो भी लिन युआन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिक से अधिक लिन युआन प्लैटिनम काल्पनिक नस्ल जैस्मिन लिली को नियंत्रित करने के बाद थक जाएगा। मॉर्बियस के साथ संवाद करने के बाद लिन युआन ने फैसला किया था कि जैस्मिन लिली को रोलिंग ग्रेड से गुजरना होगा। इससे लिन युआन को एक रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर के रूप में प्लैटिनम फैंटेसी नस्ल के फेयस को नियंत्रित करने में सक्षम होने में मदद मिलेगी। सौभाग्य से लिन युआन की कड़ी मेहनत और जोखिम उठाने की क्षमता व्यर्थ नहीं गई। लिन युआन ने लियूजी का इलाज करने के बाद अपनी ऊबड़ खाबड़ सांसों को बाहर निकाला और बैंगनी मांस के कोकून को लियूजी के पास रख दिया। बैंगनी मांस के कोकून से रिसने वाला बैंगनी भूरे रंग तरल पर अधिक गिरा था। बैंगनी भूरे रंग का जहर कीट रानी के पूरे शरीर में फैल गया था, जिससे बैंगनी मांस के कोकून का एक अजीब सा गहरा हो गया था। कीट रानी की तुरंत देखभाल की आवश्यकता थी। एक सृजन मास्टर होने के नाते लिन युआन कीट रानी की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। कीट रानी एक परिस्रोत प्रकार का जीवन रूप था। बैंगनी भूरे रंग का जहर पहले से ही कीट आत्मा को खा रहा था, जो कीट रानी के लिए अत्यंत हानिकारक था। कीट रानी लियूजी की एकमात्र अनुबंधित परी थी। अगर उसे कुछ हुआ तो भले ही लियूजी पूरी तरह से ठीक हो जाए, वह लिन युआन से मिलने से पहले की अपनी पतवारहीन मानसिकता पर वापस लौट जाएगा। वह और भी बिगड़ सकता है। इससे पहले कीट रानी मौत के दरवाजे पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके स्वस्थ होने की आशा की किरण अभी भी थी। लेकिन अब मौत सचमुच कीट रानी के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। लिन युआन ने बैरल से सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत का एक कटोरा निकाला और उसे कीट रानी के शरीर के छिद्रों में टपका दिया। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत ने कीट रानी के शरीर में प्रवेश करने के बाद लिन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक आत्मा क्यूई क्रिस्टल निकाला और उसे अपने हाथ में कुचल दिया। कीट रानी को अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जीवन शक्ति की नहीं, बल्कि प्रचुर मात्रा में शुद्ध आत्मा क्यूई की थी। शुद्ध आत्मा क्यूई को अवशोषित करने के बाद कीट रानी ने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। प्लैटिनम फैंटेसी नस्ल के स्रोत प्रकार के जीवन रूप होने के कारण कीट रानी में मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमताएं थीं। इसके अलावा सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत जैसे खजाने के साथ बैंगनी ग्रे जहर को बाहर निकालना बच्चों का खेल होगा। हालांकि इसके बाद जो कुछ हुआ उससे युआन को गहरी निराशा हुई। बैंगनी भूरे रंग का जहर छिद्रों से बाहर निकलने वाले गाढ़े पदार्थ के रूप में बाहर निकलने के आने के बजाय, जैसा कि लियूजी के साथ हुआ था, कीट रानी ने बैंगनी भूरे रंग के जहर के साथ साथ भारी मात्रा में आत्मा क्यूई को भी अवशोषित कर लिया। इससे पहले कि लिन युआन प्रतिक्रिया कर पाती, कीट रानी के बैंगनी मांस के कोकून से अचानक बड़ी मात्रा में चिपचिपा कीट प्रोटीन बाहर निकल आया। निष्कासित होने के बाद कीट प्रोटीन पारदर्शी से मलाईदार सफेद रंग में बदल गया। मलाईदार सफेद कीट प्रोटीन सख्त होने लगा, जिससे कीट रानी अंदर बंद हो गई। लिन युआन ने तुरंत कीट रानी की जांच करने के लिए मॉर्बियस के सच्चे डेटा का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि कीट रानी कायापलट से गुजर रही थी। लिन युआन ने आह भरी। क्या कीट रानी के कायापलट का संबंध सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत से हो सकता है? सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत का उपयोग अशुद्धियों को दूर करने और क्षतिग्रस्त जड़ों की मरम्मत के लिए किया जाता था। इसका उद्देश्य कायापलट को गति प्रदान करना नहीं था।
इस प्रकार कीट रानी के अचानक कायापलट को बैंगनी भूरे रंग के जहर से जोड़ा जाना चाहिए। पानी पर युद्ध करने में असमर्थ होने के अलावा कीट रानी की क्षमताओं का उपयोग करने में लियू जी की निपुणता भूमि पर एक लगभग पूर्ण युद्ध संयोजन में विकसित हो गई थी। इसलिए कीट रानी का अचानक कायापलट कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता। कौन कह सकता है कि कीट रानी के परिवर्तन के बाद लियू जी की लड़ने की शैली किस तरह बदल जाएगी? लियू जी एक प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर थे, जिन्होंने युद्ध के मैदान पर कीट सेना को निर्देशित करने को प्राथमिकता दी और तदनुसार कीट प्रकारों को समायोजित किया। उनकी लड़ने की एक निश्चित शैली थी। अन्य आत्मा क्यू पेशेवरों के विपरीत लियू जी के पास बहुत सारे वे नहीं थे। उसके पास केवल कीट रानी थी। कीट रानी में थोड़ा सा भी परिवर्तन लियू जी पर अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकता था। लिन युआन कीट रानी के इलाज के लिए केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था और वह यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसके तरीकों के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। यह आशीर्वाद होगा या अभिशाप, यह लियू जी के भाग्य पर निर्भर करता था। उसी समय लिन युआन ने कई बड़े क्रिएटर्स इस डीपसीक ऐप से स्क्रिप्ट टूटने जैसी कोई आवाज सुनी। लिन युआन विकसित आयामी केंद्र पर धराशायी हो गया। जल्द ही एक और मोड़ आया जब लिन युआन आयामी हब की ओर भागा। आकाश में चांद की किरणों का झरना लिन युआन की आभा को महसूस कर सकता था और झो लुओ या लियू जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सका। आयामी केंद्र पर इंद्रधनुषी प्रकाश के द्रव्यमान को ढकने वाला खोल चांदनी से प्रकाशित हो गया और विघटित हो गया। आवरण के बिना आयामी केंद्र पर इंद्रधनुषी प्रकाश का द्रव्यमान इंद्रधनुषी चमक उत्सर्जित करता था। लिन युआन को अचानक एहसास हुआ कि आयामी दरार, जो केवल 10 मिनट में विकसित होने वाली थी, खुल गई थी। फटी हुई खुली आयामी दरार से एक और चमकदार इंद्रधनुषी पिंड गिरा। लिन युआन की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। उसे एहसास हुआ कि यह चमकता हुआ इंद्रधनुषी पिंड क्या था। वह चमकता हुआ इंद्रधनुषी पिंड, जिसकी पहचान के बारे में लियू जी इतने समय से अटकलें लगा रही थीं, वह पौराणिक पवित्र स्रोत जीवन रूप था। लिन युआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चंद्र महारानी द्वारा उसे उपहार स्वरूप दिया गया चरम टोकन ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में सहायक होगा। चांदनी ने आयामी केंद्र के स्थानिक उतार चढ़ाव को शायद काफी हद तक शांत कर दिया था, लेकिन दो पवित्र स्रोत जिन रूपों की इंद्रधनुषी भी चौड़ी हो रही थी। युआन को दरार के माध्यम से एक अंतहीन जय दुनिया की झलक दिखाई दी। लिन युआन भी पानी की दुनिया से निकलती हुई अत्यंत शीतलता को महसूस कर सकता था। जल जगत से असीम सागर पानी बाहर निकल रहा था। इस समय राजसी चांदनी इस प्रकार चमक रही थी मानो वह किसी लक्ष्य की ओर जा रही हो। चांदनी और पानी एक दूसरे से टकराए। चांदनी ने पानी को पूरी तरह से उदात्त बना दिया। जिस क्षण चांदनी ने पानी को उदात्त कर दिया, लिन युआन ने महसूस किया कि उसकी छाती पर लटके एक्सट्रीम टोकन की ऊर्जा समाप्त हो गई है। लिन युआन ने अंततः अपने गुरु की असली शक्ति देखी। चंद्र महारानी का चांदनी क्षेत्र वर्तमान में पूरे वर्ग 5 आयामी दरार का मुकाबला कर रहा था और आयामी दरार से बहने वाली किसी भी शक्तिशाली ऊर्जा को तुरंत उदात्त कर रहा था। लिन युआन के पैरों के पास बजरी पर पानी की एक भी बूंद नहीं गिर पाई। लिन युआन ने बिना कुछ सोचे अपना हाथ आयामी केंद्र में डाल दिया। वह आयामी दरार के विकास को रोकने जा रहा था। झो लुओ और लियू जी ने मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अब मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि सीधा खड़ा रहूं और मेरे लिए खुली खिड़की का उपयोग करूं जो उदात्त जल है। इससे पहले कि एक्सट्रीम टोकन में ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उसे 2 पवित्र स्रोत जीवन रूपों को हटाने की जरूरत थी। चांदनी के कारण आयामी केंद्र की ऊर्जा दब जाने के बावजूद लिन युआन का हाथ आयामी केंद्र में प्रवेश करते ही तुरंत सूख गया। लिन युआन ने इसकी आशंका जताई थी, लेकिन उसके कटे हुए हाथ का असह्य दर्द सुन्नता में बदल गया था। इस हद तक कि लिन युआन को तुरंत दर्द महसूस नहीं हुआ। लिन युआन दर्द से जूझते हुए अपने दांत पीस रहा था। उसके जबड़े की पीसने की आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे लिन युआन के दांत टूटने वाले हैं।
उसकी उंगलियां उसके हृदय से जुड़ी हुई थीं। साथ ही हथेलियां, कलाई और अग्रबाहु भी जुड़ी हुई थीं। आयामी केंद्र में स्थानिक ऊर्जा चिपचिपी मिट्टी की तरह थी। भले ही लिन युआन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, लेकिन उसका हाथ सिर्फ 1 इंच आगे ही बढ़ सकता था। अचानक लिन युआन चिल्लाया, पहाड़ जेड की कली, ठीक हो जाओ। लिन युआन ने स्पिरिट क्यू छाप में शेष बची स्पिरिट क्यू को जैस्मीन लिली में पंप कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि लिन युआन को गंभीर चोट लगने का डर था और वह खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी और वह 2 पवित्र स्रोत जीवन रूपों को पुनः पाशा प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रेत चारों ओर उछल रही थी। चांद आसमान में ऊंचा लटक रहा था। पानी की धारें उफान पर थीं। चांदनी युवा थी और उसमें रक्त लाल चमक थी। युवक की भुजा से हड्डियां दिखाई देने लगीं, लेकिन उसकी निगाह स्थिर रही और उसकी भुजा 2 चमकते हुए इंद्रधनुषी पवित्र स्रोत जीवन रूपों की ओर बढ़ती रही। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। लिन युआन वहीं खड़ा था। उसकी हमेशा सीधी रहने वाली रीढ़ की हड्डी अब झुकी हुई और कांप रही थी। लिन युआन को चिंता थी कि कक्षा 5 आयामी दरार का मुकाबला करते समय उसके एक्सट्रीम टोकन की ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाएगी। हालांकि लिन युआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी आत्मा क्यू छाप में आत्मा क्यूई चरम टोकन में ऊर्जा से पहले समाप्त हो जाएगी। लिन युआन अपनी घायल भुजाओं को ठीक करने के लिए माउंटेन जेड की कली को सक्रिय कर रहा था, लेकिन उसने प्लैटिनम फैंटेसी आईटी जैस्मीन लिली की आत्मा क्यूई की कमी, साथ ही अपनी चोटों की गंभीरता को कम करके आंका था। आयामी केंद्र में आयामी ऊर्जा तेज चाकू की तरह थी जो लिन युआन की त्वचा के प्रत्येक इंच को काट रही थी जो आयामी केंद्र में थी। यहां तक कि उसकी उंगलियों के बीच की कोमल त्वचा भी नहीं बची। हर आयामी उतार चढ़ाव के साथ पीड़ादायक दर्द लिन युआन के मस्तिष्क में चुभ रहा था। आयामी उतार चढ़ाव हर सेकंड होता था। लिन युआन का मस्तिष्क पीड़ा से चक्कर खा रहा था और जल्द ही वह सुन्न होने लगा। मामले को बदतर बनाने के लिए लिन युआन को अपने शरीर में मौजूद आत्मा क्यूई के बाहर निकल जाने से होने वाली थकावट की भावना को भी झेलना पड़ा। आत्मा क्यू पेशेवरों के लिए अपनी आत्मा क्यू को बाहर निकाले जाने की भावना से लड़ना पहले से ही काफी संघर्षपूर्ण था, और तब और भी अधिक जब उन्हें यातनापूर्ण दर्द सहना पड़ता था, जैसा कि लिन युआन कर रहा था। हवा में उड़ती रेत के कारण उनका दृढ़ निश्चयी भाव आंशिक रूप से अस्पष्ट हो गया था। भले ही लिन युआन की स्रोत रेत विशेष रूप से बुद्धिमान नहीं थी, फिर भी वह लिन युआन की वर्तमान स्थिति को समझ सकती थी। उड़ती रेत लिन युआन को प्रेरित करने का स्रोत रेत का तरीका था। लिन युआन ने जो प्रतिभाशाली मुखौटा पहना हुआ था वह उसके चेहरे से गिर गया और चांदी का मुखौटा 3 पूंछ वाली सफेद बिल्ली में बदल गया। जब जीनियस ने लिन युआन को देखा तो उसकी नीली आंखों से आंसू बह निकले। वह हमेशा की तरह लिन युआन की बाहों में सिमटने के बजाय लिन युआन के कंधे पर कूद गया। जीनियस जानता था कि अगर यह लिन युआन को छू गया तो यह संभवतः आखिरी धागा होगा जो लिन युआन को गिरा देगा, जिससे उसका सारा प्रयास बर्बाद हो जाएगा। यद्यपि लिन युआन को चक्कर आ रहा था, थकान और दर्द से सुन्न हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय सो सकता है, लेकिन उसका दिमाग वास्तव में असाधारण रूप से स्पष्ट था। भले ही उसके पास केवल एक ही सांस बची हो, लिन युआन 2 पवित्र स्रोत जीवन रूपों को पुनः प्राप्त करने जा रहा था। यह आखिरी चीज थी जो वह करेगा। दुर्भाग्यवश उनके हाथों को बहुत अधिक क्षति पहुंची। माउंटेन जेड की कली लिन युआन की आत्मा क्यूई प्राप्त नहीं कर सकी, और चाहे उसने लिन युआन पर उपचार का उपयोग करने की कितनी भी कोशिश की, उसके हाथ उतनी तेजी से ठीक नहीं हुए जितनी तेजी से उसकी हालत खराब हो रही थी। एक पल में लिन युआन के हाथ मात्र मांस के टुकड़े रह गए। आत्मा की क्यूई के समाप्त हो जाने से उत्पन्न असहायता और पीड़ा तथा हाथों से रक्त की कमी ने उसे गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। स्रोत प्रकार के जीवन रूपों से अपने हाथ को अलग करने वाली 3 सेंटीमीटर की दूरी अचानक दृढ़ निश्चयी लिन युआन को मीलों की तरह महसूस हुई। लिन युआन के कान के पास से मॉर्बियस की आवाज गूंजी, तुम यह कर सकते हो युआन। लिन युआन के आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र से आई मॉर्बियस की आवाज के साथ मॉर्बियस ने उस पर शांत मन का भी प्रयोग किया।
शांत मन से आए आराम की उस छोटी सी अवधि के दौरान उसकी भौहों के बीच से एक आश्चर्यजनक भव्यता निकल रही थी और लिन युआन ने एक अंतिम प्रयास के लिए अपनी सारी शक्ति जुटा ली। एक के बाद एक हाथ चमकते हुए इंद्रधनुषी पिंडों पर पहुंच गए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने सभी स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को पकड़ लिया और आयामी केंद्र से बाहर निकाल दिया। लिन युआन बजरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड़ती हुई बजरी रुई के बिस्तर की तरह थी, जो उसके गिरने पर उसे धीरे से सहारा दे रही थी। लिन युआन के चेहरे पर पूरी तरह से थकावट साफ छलक रही थी, लेकिन उसके माथे के बीच की शानदार चमक मंद पड़ रही थी, लेकिन गायब नहीं हुई थी। अभी अभी उसने मौत के साथ एक दिल दहला देने वाली लड़ाई का अनुभव किया था। मंद पड़ती हुई चमक अब उसके कंधों से भी अधिक चौड़ी हो गई थी। माउंटेन जेड की कली की उपचारात्मक रोशनी ने लिन युआन के घायल हाथों पर काम करना जारी रखा। लिन युआन को तुरंत अपने हाथों पर सुन्न कर देने वाली खुजली वाला दर्द महसूस हुआ। लिन युआन ने चुपचाप सहन किया, क्योंकि यह दर्द नए मांस के विकास से आ रहा था। इसका मतलब यह था कि उसके हाथ ठीक होने की स्थिति में थे। लिन युआन ने कुछ गहरी सांसें लीं, लेकिन फिर भी वह खुद को पूरी तरह से शांत नहीं कर सका। अचानक लिन युआन को शारीरिक दर्द से अलग तरह का दर्द महसूस हुआ और उसने देखा कि उसके हाथ में मौजूद 2 चमकते हुए इंद्रधनुषी पिंड गायब हो गए थे। एक बार फिर लिन युआन असहनीय पीड़ा में डूब गया। यह दर्द वैसा ही था जैसा उसने रेडिएंट मून पैलेस में अपनी आत्मा की अशुद्धियों को साफ करते समय अनुभव किया था। अपनी आत्मा के शुद्ध हो जाने के बाद लिन युआन को अपनी आत्मा की गहराई में 2 मानवीय आकृतियों को देखने का मौका कभी नहीं मिला। लेकिन अब लिन युआन की चेतना फिर से उसकी आत्मा की गहराई में लौट आई। लिन युआन को जो बात सबसे अधिक भयावह लगी वह यह थी कि उसकी आत्मा की गहराई में 2 चमकते हुए इंद्रधनुषी पिंड 2 मानव आकृतियों के साथ मिल रहे थे। 2 चमकते हुए इंद्रधनुषी पिंड मानव आकृतियों से टकराते समय इस तरह चमक रहे थे जैसे प्रभुत्व की लड़ाई हो रही हो। लिन युआन को याद आया कि जब चंद्र महारानी पवित्र स्रोत जीवन रूपों के बारे में बात कर रही थीं, तो उन्होंने उल्लेख किया था कि पवित्र स्रोत जीवन रूपों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कई आत्मा पोषक आध्यात्मिक अवयवों की मदद की आवश्यकता होती है। पवित्र स्रोत जीवन रूपों से संपर्क करने के लिए भी कम से कम 20 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यदि किसी की आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, तो यह अत्यधिक संभावना है कि पवित्र स्रोत जीवन रूप उसकी आत्मा को नष्ट कर देंगे। लिन युआन ने चंद्र महारानी के स्वर से समझ लिया था कि पवित्र स्रोत जीवन रूप कितने कीमती हैं और उनके साथ अनुबंध करना कितना खतरनाक है। लिन युआन को यह नहीं पता था कि वह धन्य है या शापित। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि पवित्र स्रोत जीवन रूपों की संकुचन की विधि रक्त संकुचन का निर्माण कर रही थी। जब उसने पवित्र स्रोत जीवन रूपों तक पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया था, तो उसके हाथ रक्तरंजित अवस्था में थे। इसलिए अनुबंध निर्माण की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो गई थी। लिन युआन इस बात से इनकार नहीं कर सका कि वह कितना भाग्यशाली था। सामान्यतः लोगों को किसी पवित्र स्रोत जीवन रूप के साथ अनुबंध करने के लिए आत्मा को पोषण देने वाले आध्यात्मिक तत्वों की सहायता की आवश्यकता होती थी। फिर भी उसने बिन किसी आत्मा पोषक आध्यात्मिक तत्व के 2 पवित्र स्रोत जीवन रूपों का अनुबंध करना शुरू कर दिया। यह एक आपदा थी। लिन युआन महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा की आकृतियां 2 पवित्र स्रोत जीवन रूपों की शक्ति के तहत बार बार चकनाचूर हो रही थीं। उसकी आत्मा के टूटने की पीड़ा की तुलना शारीरिक पीड़ा से भी नहीं की जा सकती। जैसे ही 2 पवित्र स्रोत जीवन रूप लिन युआन की आत्मा को नष्ट करने वाले थे, लिन युआन ने चेतना खो दी। उसी क्षण मॉर्बियस पुनः चमक उठा। मॉर्बियस से आने वाली रोशनी अब मलाईदार सफेद नहीं थी, जैसा कि जब वह शांत मन का प्रयोग कर रहा था, बल्कि एक सुनहरा प्रकाश था जो उसके शरीर से चमक रहा था। प्रारंभ में लिन युआन की आत्मा की गहराई में स्थित आत्मा की आकृतियां और पवित्र स्रोत जीवन रूप दोनों ने ही हार मानने से इनकार कर दिया। वे 2 शेरों की तरह भयंकर रूप से लड़े, जैसे कि वे क्षेत्र के लिए लड़ रहे हों। वे केवल अनुबंध को पूरा करने के लिए लिन युआन की आत्मा पर कब्जा करना चाहते थे। हालांकि
जब मॉर्बियस के भीतर से सुनहरी रोशनी चमकी तो दो चमकते इंद्रधनुषी पिंड स्पंदित हुए। ऐसा लग रहा था मानो उनका सामना किसी डरावनी चीज से हो गया हो और वे डर के मारे कांप रहे हों। अंत में दो पवित्र स्रोत जीवन रूप लिन युआन की आत्मा की छाया के खिलाफ संघर्ष में एक अनुबंध नहीं बना सके। फिर भी वे मॉर्बियस की सुनहरी रोशनी से भयभीत लग रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पवित्र स्रोत जीवन रूप अनिच्छा से एक साथ चिपके हुए हैं। लिन युआन की आत्मा के हर कोने से इंद्रधनुषी रोशनी निकल रही थी। इंद्रधनुषी प्रकाश के दो स्रोतों की गतिविधियों ने लिन युआन की पहले से ही टूटी हुई आत्मा की आकृति पर फिर से हमला नहीं किया। इसके बजाय वे एक में विलीन हो गए और लिन युआन की टूटी हुई आत्मा की छवि में प्रवेश कर गए। जब इंद्रधनुषी प्रकाश बिखरा तो पवित्र स्रोत जीवन रूपों का आकार फिर से देखा जा सका। मॉर्बियस के सुनहरे प्रकाश से जगमगाने के बाद ऐसा लगा जैसे मॉर्बियस कंगन की सारी रोशनी गायब हो गई हो। लिन युआन के दिमाग में मॉर्बियस की कमजोर आवाज गूंजी, युआन, मुझे कुछ समय के लिए हाइबरनेट करने की जरूरत है। मॉर्बियस ने विराम लेने के बाद कहा, इस बार मैं सामान्य से ज्यादा देर तक हाइबरनेट करूंगा। मैं फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने से पहले शायद जाग ना पाऊं। हालांकि दो पवित्र स्रोत जीवन रूपों से बने नए पवित्र स्रोत जीवन रूप के साथ मैं बिना किसी चिंता के सो सकता हूं। मॉर्बियस धीरे धीरे बोल रहा था और स्नेहपूर्ण निर्देश दे रहा था। अंततः मॉर्बियस गहरी नींद में सो गया। हालांकि लिन युआन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बेहोश होने के बाद क्या हुआ। लिन युआन की टूटी हुई आत्मा की छवि के अंदर पवित्र स्रोत जीवन रूप ऐसे दिखते थे जैसे कि उनके श्रेष्ठ लोगों ने उनकी प्रशंसा की हो और वे सातवें आसमान पर हों। वे उस आयामी दरार के अंदर खुशी से जोर जोर से उछलने लगे जिसका विकास रुक गया था। स्रोत प्रकार की वस्तुओं के समर्थन के बिना आयामी हब के अंदर का स्थान गायब होने वाला था। बेहोश लिन युआन, लियूजी और झो लुओ को गायब हो रहे आयामी केंद्र से कचरे के टुकड़ों की तरह बाहर थूक दिया गया। काले नकाबपोश, काले लबादे वाली महिला ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ रुके हुए आयामी दरार के प्रवेश द्वार को देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में बैठी महिला, जिसने चांद के रंग का लंबा वस्त्र पहना हुआ था, के चेहरे पर एक शांत भाव था। सत्ता की विचित्रता और पागलपन लगभग मूर्त थे। काले कपड़े पहने महिला बोली, अरे नहीं। चांद के रंग के लंबे वस्त्र पहने महिला के गुस्से को उभरते आयामी दरार से निपटना अधिक कठिन लग रहा था। चंद्र महारानी, चूंकि आप पहले आ गईं, क्या आपको पता चला कि इस आयामी दरार के पीछे कौन सा गुट है? चंद्र महारानी बिना पलक झपकाए आयामी दरार को देखती रहीं। काले वस्त्र पहने महिला को अनदेखा करती रहीं। वह अजीब सी ठंडक के साथ बोली, चीफ गार्ड, इस महारानी ने 1 दशक से लीनिंग मून माउंटेन नहीं छोड़ा है। क्या इस महारानी से यह पूछना बेवकूफी नहीं है कि इसके पीछे कौन सा गुट है? स्पिरिट गार्ड्स के मुख्य रक्षक नाइट लीनिंग मून को तुरंत पता चल गया कि उसने गलत बात कही थी। मैं चंद्र महारानी के असली गुस्से को कैसे भूल सकता था? वह मूल रूप से एक टाइम बम है। उसका शांत भाव एक दिखावा के अलावा कुछ नहीं है। चंद्र महारानी की हत्या की मंशा की जड़ में यह विचार था कि उनका शिष्य शायद जिंदा वापस न लौटे। अगर ऐसा हुआ तो 10 भूभाग डूब जाएंगे और उनका क्रोध जरा भी कम नहीं होगा। जब चंद्र महारानी ने बोलना समाप्त किया तो उसे एहसास हुआ कि उसे वह प्रतिक्रिया नहीं मिली जो वह चाहती थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने फिर भी रात के झुके हुए चंद्रमा की ओर नहीं देखा। नाइट लीनिंग मून, स्पिरिट गार्ड्स के मुख्य रक्षक के रूप में आपको इतने लंबे समय के बाद इंडिगो एज्योर सिटी के ठीक बाहर ऐसी महत्वपूर्ण घटना का आभास कैसे हुआ? चंद्र महारानी की आवाज उसके गले में अटक गई। रात का झुका हुआ चांद जमीन पर चढ़वत खड़ा था। वर्तमान स्थिति उसे बेहद परिचित लग रही थी। 20 साल पहले जब मैं और चंद्र महारानी रेडियंस एनवॉय का हिस्सा थे तो ऐसा लगता था कि चंद्र महारानी आगे थीं, जबकि बाकी 3 घिनौने आदमी और मैं पीछे थे। 3 घिनौने आदमी और मुझे लगातार सजा दी जाती थी, जैसे कि हम शरारती स्कूली बच्चे हों। 20 साल बाद
सिर्फ इतना फर्क है कि तीनों घिनौने आदमी अब चले गए हैं। चंद्र महारानी ने कहा होगा कि वह चाहती थी कि मैं यहां स्थिति की अध्यक्षता करूं, लेकिन वह मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए बुला सकती थी। यह यातनापूर्ण है। जब उसने चंद्र महारानी की आवाज में अचानक घुटन सुनी तो रात्रिलीन चंद्रमा, जो चंद्र महारानी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, ने अपना सिर जोर से उठाया। उसने चंद्र महारानी की आंखों में हल्की लालिमा देखी, लेकिन यह निगाह जानलेवा इरादे से खाली थी। चंद्र महारानी की हत्या की मंशा केवल उसकी शक्तियों के माध्यम से प्रदर्शित होगी और उसके चेहरे पर मौजूद वो नहीं होगी। सामान्यतः उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का भाव देखना आश्चर्यजनक होता। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित स्क्रीन पर किया गया वह शर्मनाक चुंबन, जिसके कारण असल जिंदगी में बहुत बड़ा विवाद हुआ। 2025 केंटकी डर्बी में सबसे खराब पोशाक पहने सितारे। अब उसकी आंखों में जो लाली छा गई थी, उसने रात्रिलीन चंद्रमा को वह बात याद दिला दी जो चंद्र महारानी ने शाही दरबार की परिषद में उसका हाथ देखते हुए कही थी। अब वह समझ गई कि चंद्र महारानी का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा था, मैं पहले जैसी नहीं हूं, अब मैं नरम दिल हूं। रात्रि में झुकी हुई चंद्रमा ने चंद्र महारानी की ओर 2 कदम बढ़ाए, लेकिन वह आश्वासन के लिए सही शब्द नहीं कह पा रही थी। उस क्षण चंद्र महारानी को एहसास हुआ कि आयामी दरार का प्रवेश द्वार गायब हो गया था। यह दृश्य देखकर सदैव शांत रहने वाली चंद्र महारानी स्तब्ध रह गई। आयामी दरार के कम होते प्रवेश द्वार ने हमेशा के लिए बंद होने से पहले दस्त के समान तरीके से वस्तुओं को बाहर निकाल दिया। चंद्र महारानी ने तुरंत ही खून से लथपथ और कमजोर लिन युआन को जमीन पर देखा। एक पल में चंद्र महारानी लिन युआन के पास आ गई। जब उसने लिन युआन के हाथ देखे तो उसका चेहरा दिल के दर्द और चिंता से विकृत हो गया। चंद्र महारानी की उंगलियों से चांद की किरणें निकल रही थीं। लिन युआन की स्थिति का जायजा लेते हुए उनके हाव भाव बार बार बदल रहे थे। जब उसने अपना मूल्यांकन पूरा कर लिया तो चंद्र महारानी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसकी मुस्कान फूलों की तरह खिल उठी। उसकी मुस्कुराहट ने मानो उसकी सारी चिंताएं दूर कर दी। उसने आह भरी और कहा, जब तक तुम वापस आओगे, जब तक तुम वापस आओगे। चंद्र महारानी ने मुड़कर अपने पैर के पास बैठे उदास दिखने वाले खरगोश को देखा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मुझे अपना गाजर दे दो, जिक्सी। खरगोश ने सावधानी से अपना गाजर चंद्र महारानी को सौंप दिया। उसी समय उसने अपने लंबे कान गाजर के छिलके की ओर बढ़ाए जो ऊपर की ओर छिल रहा था। अपने संकल्प के बावजूद वह था अनिच्छुक दिख रहा था। चंद्र महारानी ने एक मजबूत रिंच से गाजर को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। तेज आवाज से चंद्र महारानी की बाहों में बैठा खरगोश गिर पड़ा और वह प्रसिद्ध पेंटिंग द स्क्रीम जैसा लग रहा था। गाजर तोड़ने के बाद चंद्र महारानी ने उसका आधा हिस्सा अपनी गोद में अचानक सुस्त पड़े छोटे खरगोश को दे दिया। फिर उसने छोटे खरगोश को जमीन पर रख दिया। लिन युआन के पास खड़ी होकर चंद्र महारानी ने धीरे से गाजर का दूसरा आधा हिस्सा उसके मुंह के कोने पर रखा और तुरंत आत्मा क्यूई को उकसाना शुरू कर दिया। चंद्र महारानी की आत्मा क्यूई के आग्रह के तहत आधा गाजर एक तरल में घुल गया और अपने आप लिन युआन के पेट में बह गया। जब लिन युआन के शरीर ने इस अर्ध गाजर में मौजूद ऊर्जा को अवशोषित किया तो वह तुरंत गाजर के रंग की ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। लिन युआन का शरीर और आत्मा बहुत पहले ही टूट चुके थे, जबकि उसकी आत्मा भी गहरी नींद में सो चुकी थी। हालांकि इस आधे गाजर को पचाने के बाद लिन युआन की आत्मा की गहराई में टूटी हुई आत्मा की आकृति और उसकी भुजाएं, जिनकी हड्डियां उजागर हो गई थीं, तेजी से ठीक हो गईं। आधी गाजर के लिन युआन के शरीर में प्रवेश करने के कुछ ही क्षणों बाद उसमें मौजूद हर चीज अपनी मूल स्थिति में आ गई। हालांकि लिन युआन की आत्मा और भावना अभी भी गहरी नींद में थी, ठीक उसी तरह जैसे 3 दिन और 3 रातों से जागने वाले व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए एक लंबी रात के आराम की आवश्यकता होती है। यद्यपि लिन युआन का शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन आयामी दरार में उसने जो अनुभव किया था उसकी त्रासदी हमेशा उसके फटे हुए चांद सफेद आत्मा क्यूई कपड़ों और उन पर लगे खून पर अंकित रहेगी।
उस समय छोटे खरगोश की नजर सबसे पहले लिन युआन की ओर गई। जब उसने देखा कि वह ठीक है तो उसने अपनी सांस छोड़ी। फिर भी जब उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसके पंजे में केवल आधी गाजर ही बची है तो छोटे खरगोश के कान तुरंत जमीन पर झुक गए। उसने अपने आधे गाजर को कोमलता से रगड़ा। अचानक आधे गाजर का वह हिस्सा जो चंद्र महारानी द्वारा तोड़ा गया था फिर से उग आया और पूरा हो गया। हालांकि नई उगी गाजर अपने पिछले आकार से एक गोल छोटी दिख रही थी। छोटे खरगोश ने पहले तो गाजर को कुतरना जारी रखने का फैसला किया, लेकिन जब उसने देखा कि गाजर का आकार छोटा हो गया है तो वह उसे मुंह में डालने से कतराने लगा। इसके बजाय उसने गाजर को अपने नीचे रख लिया और वहीं छिपा दिया। नाइट लीनिंग मून की नजर इस समय उन दो अन्य लोगों पर थी जिन्हें आयामी दरार ने बाहर निकाल दिया था। जो लुओ और लियूजी को एक बार देखने के बाद नाइट लीनिंग मून ने अपनी नजर लियूजी पर घुमाई। यदि कोई लियूजी को केवल रेडियंस 100 सीक्वेंस का सदस्य मानता है तो नाइट लीनिंग मून, जो स्पिरिट गार्ड्स का मुख्य रक्षक है, पर उसका इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी उसे केवल एक बार देखने पर रात्रि झुकते चंद्रमा ने तुरंत उसे पहचान लिया। अप्रत्याशित रूप से लियूजी उन लोगों में से थे जो विकसित हो रहे आयामी दरार से उभरे थे। नाइट लीनिंग मून को यह याद आए बिना नहीं रहा कि लियूजी कोल्ड फ्रॉस्ट सिटी के बाहर कीटों के झुंड को रोकने के लिए खड़ी थी ताकि स्पिरिट गार्ड्स को कीटों के ज्वार का सामना करने में पूरे आधे घंटे तक मदद मिल सके। वह लियूजी के पास गई, हाथ बढ़ाया और उसकी हालत का निरीक्षण किया, जिसके बाद उसने पाया कि उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति असामान्य रूप से अच्छी थी। अप्रत्याशित रूप से लियूजी की आंतरिक जीवन शक्ति अधिशेष की स्थिति में थी। समय समय पर लियूजी के शरीर से ऊर्जा निकलती रहती थी। ऐसा स्पष्टतः इसलिए हुआ क्योंकि इसमें अत्यधिक उपचार हो चुका था। हालांकि जब नाइट लीनिंग मून ने लियूजी के बगल में कीट रानी की ओर देखा तो उसकी भौहें तुरंत उठ गईं। उसने कोकून में लिपटी कीट रानी को अपने हाथों में पकड़ लिया और बुदबुदाया। इस कीट रानी ने ब्लेड रानी मधुमक्खी के जन्मजात जहर को अवशोषित कर लिया है। क्या सौभाग्य है! बस इतना है कि कीट रानी के शरीर में ब्लेड रानी मधुमक्खी का जहर इतना कम है कि कीट रानी के पूर्ण उत्परिवर्तन का समर्थन नहीं कर सकता। चूंकि ऐसी बात है तो क्यों न मैं तुम्हें कुछ सौभाग्य दूं। चंद्र महारानी ने अचानक रात्रि लीनिंग मून को बाधित किया। रात को झुकने वाले चंद्रमा, इस महारानी ने वास्तव में आपको कम आंका है। अपनी मूर्खता के बावजूद आप 10 वर्षों में क्लास 4 क्रिएशन मास्टर बन गए। यह सुनकर रात्रि झुकी हुई चंद्रमा के मुंह का कोना उसके काले घूंघट के पीछे 2 बार फड़कने से नहीं रुक सका। उसने मन ही मन सोचा, मैं कैसी मूर्ख हूं। उस समय यदि सृजन मास्टर के रूप में मुझ में प्रतिभा की कमी न होती तो मैं सोचता था कि कम से कम श्रेणी 4 का सृजन मास्टर या श्रेणी 5 का सृजन मास्टर बनना तो संभव होगा। हालांकि भले ही मैं कक्षा 5 का क्रिएशन मास्टर नहीं बन पाया हूं, फिर भी मैं जनरेट करके उसी स्क्रिप्ट को इस एक टूल में स्क्रिप्ट मजबूत हूं। तुम मेरी प्रशंसा कैसे न करोगे। जब मैं आपके साथ रेडियंस दूत था तो मैं हमेशा टीम में मुख्य केंद्र था। इसके साथ ही रात्रि लीनिंग मून को अचानक याद आया कि जब वह चंद्र महारानी के साथ एक दीप्ति दूत थी तो कैसे उसे हमेशा ठंडा व्यवहार दिया गया था। रात्रि झुकते चंद्रमा के मुंह के कोने का अनैच्छिक झटका और अधिक गंभीर हो गया। उसी समय चंद्र महारानी पुनः बोली, यह विकसित हो रही आयामी दरार कम से कम वर्ग 5 की है। अब इसका विकास पहले ही उन तीनों द्वारा रोक दिया गया है। उसे ब्लेड क्वीन मधुमक्खी देना उसे सौभाग्य देना नहीं माना जाता है। यह सुनकर नाइट लीनिंग मून ने लियूजी को देखा जो जमीन पर लेटा हुआ था और कुछ देर सोचने के बाद बोला, इतने सालों में मैंने कभी किसी शिष्य को स्वीकार नहीं किया। एक बार जब वह जाग जाएगा, अगर वह मुझे अपना गुरु मानने को तैयार है तो मैं उसे पूरे दिल से सिखाने को तैयार हूं। चंद्र महारानी अपने आश्चर्य को प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सकी। आत्मा रक्षकों के शिष्य के रूप में मुख्य रक्षक के रूप में स्वीकार किया जाना वास्तव में सौभाग्य आएगा, मातम माना जाएगा। तुरंत चंद्र महारानी ने सोचा, यदि लियूजी लिन युआन की अनुचर शूरवीर थी और नाइट लीनिंग मून लियूजी को पूरे दिल से सिखाना चाहती थी
तो क्या वह अप्रत्यक्ष रूप से लिन युआन के लिए काम नहीं कर रही होगी? यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। नाइट लीनिंग मून के बोलने के तुरंत बाद उसने बिना कुछ कहे ही चंद्र महारानी के बगल में बैठे झोलुओ और लिन युआन को देखा। फिर उसने अपनी नजर चंद्र महारानी पर स्थानांतरित कर दी। जाहिर है उनका बोलना अभी खत्म नहीं हुआ था। रात्रि झुकते चंद्रमा की निगाह को देखकर चंद्र महारानी ने तुरंत कहा, कुछ लोगों को पहाड़ों पर चढ़ना और महासागरों को पार करना ही नसीब होता है। इन लोगों को अस्थायी महिमा की परवाह नहीं है। 3 साल बाद 5 नए रेडियंस दूतों का फैसला किया जाएगा। यह कहते हुए चंद्र महारानी की आंखों में स्मृति की एक झलक चमक उठी। इसके ठीक बाद चंद्र महारानी ने धीरे से अपना अगला वाक्य कहा, दुश्मन डार्क है, मुझे पता है। आप इस मामले को अपने हिसाब से संभाल सकते हैं। ऐसा कहकर वह सीधे झुकी और चांदनी के पर्दे से बाहर निकलने से पहले लिन युआन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। फिर उसने मिस्टिक मून से कहा, जो बाहर पहरा दे रहा था, मिस्टिक मून, उन 2 लोगों को रेडिएंट मून पैलेस के अंदर ले आओ। और चंद्र महारानी आगे बढ़ने से पहले यहीं रुकी। उन्हें लिन युआन की हवेली में ले आओ ताकि वे अच्छी तरह से स्वस्थ हो सकें। रहस्यवादी चंद्रमा ने पहले ही लिन युआन को चंद्र महारानी की बाहों में देखा था जब वह बाहर आई थी। यद्यपि लिन युआन गहरी नींद में लग रहा था, लेकिन रहस्यवादी चंद्रमा चंद्र महारानी के मूड से बता सकता था कि लिन युआन का जीवन खतरे में नहीं था। इसके अलावा चंद्र महारानी के बाहर आने से ठीक पहले आकाश में चमकदार चंद्रमा पर चढ़ी रक्त की परत पूरी तरह से गायब होने से पहले अत्यधिक तीव्र हो गई थी। उस समय मदर ऑफ ब्लड बेथ, एंडलेस समर और लिसन सभी ने लिन युआन महारानी की बाहों में देखा था। उस क्षण उनके दिल की कसी हुई डोर अंततः थोड़ी ढीली पड़ गई थी। चंद्र महारानी ने तीनों को पहचाना नहीं। वह बस लिन युआन को उठाकर बाहर चली गई। बाहर चंद्र महारानी के पूरे शरीर से घनी चांदनी उठ रही थी जो लिन युआन के शरीर को ढक रही थी। चंद्र महारानी ने लिन युआन को देखा और फुसफुसाते हुए कहा, आओ कुरु के साथ घर चलो। जब चंद्र महारानी बाहर निकली तो बाहर पहरा दे रहे विशेषज्ञों ने अपना सिर नीचे कर लिया। फिर भी जमीन की ओर देखते हुए उनके चेहरे पर भी अत्यंत सम्मानपूर्ण भाव थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपना सिर नीचे किया, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनके शरीर पर पड़ने वाली रोशनी की ठंडक की जगह गर्मी ने ले ली है। काफी देर बाद सामने खड़े 2 रक्षक दूतों ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि चमकता हुआ चांद, जो आकाश में बाकी सब चीजों से ऊपर था, गायब हो गया था। अब सूरज आसमान में ऊंचा उठ रहा था और गर्म रोशनी बिखेर रहा था। लिन युआन गहरी नींद में सो गया था। हालांकि सोते समय उसने एक बहुत लंबा सपना देखा। अपने सपने में लिन युआन एक दर्शक की तरह दुनिया को देख रहा था। वह दुनिया मूलतः जीवन से भरपूर थी, जिसमें जंगल में अज्ञात छोटे छोटे फूल खिलते थे। हालांकि उसी समय 7 रंगों में प्रकाश बिखेरते 2 इंद्रधनुष अचानक आसमान में दिखाई दिए। ये दोनों इंद्रधनुष गहरे नीले आकाश पर आक्रमण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कोई भी दूसरे को रास्ता देने को तैयार नहीं था। इंद्रधनुषी प्रकाश सौम्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में यह असामान्य रूप से अनियंत्रित था। जैसे ही प्रकाश पूरी धरती पर फैला, धरती फट गई और उस पर खिले अज्ञात फूल मुरझा गए। उसी समय अचानक एक इंद्रधनुष से एक आकृति उतरी। यह आकृति एक लड़की की थी जिसकी आंखें बंद थीं और शरीर प्रेत जैसा था। लड़की ने मुकुट और लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी। वह एक तरह की जन्मजात कुलीनता से भरी हुई थी। जिस क्षण वह इंद्रधनुष से उतरी, उसने लगभग पूरे विश्व पर आक्रमण कर दिया, मानो वह उसकी स्वामी बनने वाली हो। तभी दूसरे इंद्रधनुष से एक बिना म्यान वाली तलवार गिर पड़ी। तलवार की मूठ बहुत खूबसूरत थी, जिस पर विभिन्न जानवरों के प्रतीक चिन्ह उकेरे गए थे। इसके पतले शरीर में इतनी तीक्ष्णता थी कि वह किसी भी चीज को काट सकती थी। तीखी तलवार ने मुकुटधारी लड़की पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। यह वही गतिरोध था जिसने इंद्रधनुषी रोशनी को और भी बेईमान बना दिया।
दुनिया जो पहले ही बिखर चुकी थी अब पूरी तरह से ढहने वाली थी। उस क्षण पूरा विश्व अचानक लाल सुनहरे रंग की चमक में ढक गया, जो लिन युआन को असामान्य रूप से परिचित और गर्म महसूस हुआ, जो सब कुछ देख रहा था। जैसे ही लाल सुनहरी चमक नीचे उतरी, लड़की और तलवार, जो गतिरोध में फंसी हुई थी, असामान्य रूप से भयभीत हो गई। यह चमक मुकुटधारी युवती और बिना म्यान वाली तलवार पर अपनी इच्छा थोपती हुई प्रतीत हो रही थी। अंत में लड़की अनिच्छा से तलवार की ओर चली गई। उसने अपनी बाहें फैलाएं और उसे गले लगा लिया। उस क्षण दोनों एक हो गए। दो एकल इकाइयों से वे मिलकर एक नई इकाई बन गए। दुनिया उस समय ढहने के कगार पर थी जब मुकुट पहने लड़की ने अपने पैरों को मोड़ लिया और उसकी स्कर्ट हवा में लहराने लगी। वह अपनी भुजाओं में असाधारण रूप से भव्य मूठ वाली तलवार को कसकर पकड़े हुए थी। उस क्षण तलवार की अलंकृत नक्काशी में लड़की की शक्ति समाहित हो गई थी। इस शक्ति के जुड़ने से उसकी इच्छा बहुत अधिक बढ़ गई। तभी शुरू में झगड़ रहे दो इंद्रधनुष भी एक हो गए। पहले की अनियंत्रित इंद्रधनुषी रोशनी भी सुंदर और कोमल हो गई तथा पुनः पूरी पृथ्वी पर फैल गई। इस बार प्रकाश ने दुनिया को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसमें पूरी तरह से पिघल गया। जब इंद्रधनुषी प्रकाश पूरी तरह पिघल गया तो तलवार को गले लगाती लड़की टूटी हुई दुनिया के सामने आत्मसमर्पण कर दी और उसका हिस्सा बन गई। दूसरे शब्दों में वह एक संरक्षक की तरह बन गई, जो इस दुनिया की रक्षा कर रही थी, जो पतन के कगार पर थी। एक दर्शक की तरह लिन युआन ने जो कुछ भी हुआ था वह सब देखा था। उस पल उसे अचानक मूली की खुशबू महसूस हुई। इसके तुरंत बाद दुनिया की सूखी खंडित भूमि जो ढहने के कगार पर थी, मूली के अंतहीन खेतों से ढक गई। ये मूलियां उगीं, फूलीं, फल लगीं, बूढ़ी हुईं और सड़ गईं। इस तरह मूली की फसल दर फसल टूटती हुई इस दुनिया को ऊर्जा प्रदान करती रही। धीरे धीरे टूटी हुई मिट्टी उपजाऊ हो गई और अज्ञात जंगली फूल फिर से पूरी जमीन पर खिल गए। इस संसार का उद्धारक, वह मूली जिसने पतन के कगार पर खड़ी दुनिया को स्वस्थ किया था, लुप्त हो चुकी थी। फिर भी मूली की सुगंध अभी भी हवा में फैली हुई थी। लिन युआन ने अपने सपने में यह अजीब दृश्य देखा। चंद्र महारानी, आपको इतना बेर पीटने की जरूरत नहीं है ना? भले ही तुम सही कह रहे हो कि युवा भगवान जल्दी ही जाग जाएंगे, लेकिन वह भी इतना सारा बेर खत्म नहीं कर पाएंगे। कोल्ड मून ने चंद्र महारानी को देखा, क्योंकि वह लगातार हीरे जैसे चिकने क्रिस्टल धागे वाले बेर से गुठली निकाल रही थी, जिसे उसने महल के भीतरी बेर के बगीचे से तोड़ा था। फिर उसने बेर को लगातार पीसने के लिए पूरी तरह से जेड बनावट वाले ऑस्मांथस की लकड़ी से बने एक मूसल का इस्तेमाल किया। कोल्ड मून ने सोचा कि यह सब बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। चंद्र महारानी ने संभवतः लीनिंग मून माउंटेन के बेर के बगीचे में उगने वाले केवल 3 बेर के पेड़ों से सभी डायमंड स्मूथ क्रिस्टल थ्रेड बेर तोड़ लिए होंगे। कोल्ड मून को लंबे समय से पता था कि चंद्र महारानी लिन युआन के प्रति असामान्य रूप से आकर्षित थी। हालांकि उसकी स्नेह भावना पहले से कुछ बेहतर लग रही थी। सामान्यतः कमल के तालाब में कमल के फूलों की पंखुड़ियां जब सुजैन स्तर पर पहुंच जाती थीं, तो उनसे निकलने वाला प्रकाश पूरे आंतरिक महल को ढक लेता था। हालांकि अब यह कमल तालाब के चारों ओर केवल 5 मीटर के दायरे तक ही सीमित रह गया है। के अंत समय ही में न है। कौन जानता था कि चंद्र महारानी ने तालाब में सुजरेन कमल के फूलों से कितनी कमल की जड़ें काटी थीं। चंद्र महारानी ने अपने हाथ में बेर छीले, कुछ बेचैनी से। यह सुनकर कि शीत चंद्रमा के पास अभी भी बोलने का समय है, उसने जल्दी से कहा, शीत चंद्रमा, इन बेरों को पीसने में इस महारानी की मदद करो। इस महारानी के शिष्य को आयामी दरार से बाहर आने पर हाथों में गंभीर चोटें आईं। अगर वह पूरक नहीं लेगा तो उसका क्या होगा? यह महारानी इस बेर के पेस्ट को बेर के पाउडर में बदलने की योजना बना रही है। अगर महारानी का शिष्य इसे हर दिन भी ले तो यह 3 महीने तक चलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। कोल्ड मून अपने माथे को अपने हाथ में थामे बिना नहीं रह सकी। वह कुछ ही समय के लिए रेडियंट मून पैलेस से बाहर गई थी।
आखिर क्यों मून महारानी एक बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह लग रही थी? यदि युवा प्रभु प्रतिदिन बेर का चूर्ण ग्रहण करें तो संभवतः वे एक मानव सदृश रक्त टपकती गाड़ी बन जाएंगे, जो अपने नाक से खून बहने वाले द्रव से लीनिंग मून माउंटेन के सभी पौधों को पानी दे सकता है। इसके अलावा क्या चंद्र महारानी ने पहले ही युवा प्रभु को खरगोश सम्राट के पवित्र स्रोत जीवन रूप का आधा हिस्सा खाने नहीं दिया था? यहां तक कि अगर वह एक चिकना क्रिस्टल धागा बेयर होता जिसे पेस्ट में बनाया गया था, फिर पाउडर युवा भगवान अभी भी उतना स्वस्थ नहीं होगा जितना वह तब था। यह विचार मन में रखते हुए कोल्ड मून ने क्रिस्टल मिट्टी से भरे छोटे फूलदान के सामने की ओर चुपके से देखा। उदासीन खरगोश सम्राट वर्तमान में अपने कान का उपयोग क्रिस्टल मिट्टी में गाजर लगाने के लिए कर रहा था, कोल्ड मून के लिए। चंद्र महारानी ने युवा प्रभु पर सचमुच भयानक हद तक प्रेम किया था। फिर भी जब उसने रेडियंट मून पैलेस छोड़ने के बाद रेडबर्ड सिटी में जो लाभ प्राप्त किया था उसके बारे में सोचा तो कोल्ड मून मंद मंद मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। कोल्ड मून की मुस्कान देखकर चंद्र महारानी ने तुरंत स्मूथ क्रिस्टल थ्रेड जुजुब्स पर वार करना बंद कर दिया। उसे संदेह से देखते हुए चंद्र महारानी ने पूछा, 10 साल बाद क्या लोग अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? उसे अचानक याद आया कि कैसे मार्क्वेस जिंगशी ने सीधे तौर पर अपने प्यार का इजहार किया था और सार्वजनिक रूप से कोल्ड मून के प्रति अपना लगाव दिखाया था, और कोल्ड मून ने उस दोनों पैर तोड़ दिए, इस हद तक कि वह 10 साल तक व्हीलचेयर तक ही सीमित रहा। यद्यपि मार्क्वेस जिंगशी ने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति में सचमुच अति कर दी थी, किंतु कोल्ड मून के तरीके वास्तव में अशिष्ट थे। चंद्र महारानी के शब्द सुनकर कोल्ड मून तुरंत स्तब्ध रह गया। इसके तुरंत बाद कोल्ड मून को पता चल गया कि चंद्र महारानी ने उसे गलत समझा था। उसने आंतरिक महल के भीतर कमरे की ओर एक नजर डाली और कहा, चंद्र महारानी, युवा भगवान की बहन छूसी अब पहले से ही मेरी शिष्या है। मां